तो जो नारा आप लोगों ने लगाया था वो पहचान है कि बदल चुकी है? नारा मैं लगाता हूँ भाजपा, लेकिन जो नारे कहती है ना वो नहीं लगाता हूँ। मैं वो नारे लगाता हूँ जिससे भाजपा को दिक्कत होती है। ये जो है कहते हैं कि हमने इंशाअल्लाह, मैं इंशाअल्लाह क्यों बोलूँगा। पहले से चुनाव हुआ कि हाँ जेएनयू जैसे संस्थान में जाना है? 2009 में हम दिल्ली आए। दिल्ली में भी जब आ गया तो डिफरेंट तरह के जॉब किए, एमआर की भी नौकरी की कुछ टाइम के लिए। शैला रशीद और उमर खालिद, आज ये दोनों कहाँ हैं, किन परिस्थितियों में हैं? और जहाँ आप पहुँचे वहाँ पे वो लोग नहीं पहुँच पाए, संघर्ष बराबर ही दिखा था। क्या एक बेनिफिट आपके हिंदू होने का, स्वर्ण कास्ट होने का भी हुआ आपको? अगर ये बात मैं कहूँ कि नहीं हुआ तभी कोई थोड़ी मानेगा। क्या आपने कभी सोचा कि हम भी कोई सत्याग्रह टाइप का कुछ कर लें, एक आंदोलन कर लें जहाँ पे सारे विपक्ष के लोग बैठ जाएं, वहाँ पे लोग इकट्ठे हों, बड़े पैमाने का एक आंदोलन हो, शांति तरीके से भी हो सकता है? देखिए, राजनीति में जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक है, मैं इस मत का व्यक्ति नहीं हूँ। हम खाली बीजेपी से सवाल करेंगे तो उसका कोई नहीं तुक देखिए, बनता है। मैंने शुरू ही आपको कहा कि एक अच्छा विजन नहीं था इन लोगों में। अच्छा हमारा और बुरा दूसरे का, इस मानसिकता से तो नहीं चला जा सकता है। राजस्थान में अडानी ग्रीन एनर्जी ने 60,000 नहीं वो करोड़ का एक अलग किया। डेटा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए यही प्रॉब्लम है, ये तो कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ था, तो सरकार क्यों बदली? मेरे पास एक और डेटा है भाई। मैं डेटा का जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए इस बात को समझिए, क्या धंधा देने में चंदा लिया गया है? जिस समय हमें जरूरत थी तब आपने कोई स्पेस नहीं दिया, अब आप कह रहे हैं कि हम आके करें। क्यों करें भाई? आपकी प्रायोरिटी पहले बनती है, आपको ऐसा माहौल भी तो देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि सरकार ही एक बात नहीं होता है, समाज भी एक चीज होता है। कन्हैया कुमार लड़ सकते हैं दिल्ली के किसी लोकसभा सीट से, 2024 का चुनाव कांग्रेस लड़वा सकती है। कौन सी वो सीट है, आप ये पहले रिवील कर दीजिए। आप जानते हैं कि इस तरह की खबरें क्यों लगती हैं, उसके पीछे का क्या गणित है। बिहार छोड़ देंगे अगर ऐसा कोई मौका आया तो? नहीं, ये फैसला एक व्यक्ति का नहीं होता है राजा। इंडिया बनाम भारत या फिर इंडिया अर्थात भारत? इंडिया अर्थात भारत या भारत अर्थात इंडिया। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप हमें जिस पर देख रहे हैं, और आज के ऑन द रिकॉर्ड के कार्यक्रम में एक और नए मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। मैंने बहुत आपके बारे में पढ़ा है, आपके जेएनयू के छात्र संघ चुनाव के दौरान से लेकर के आप जब अध्यक्ष बने तब से, फिर जो प्रोटेस्ट हुए, जो लांछन लगे, तमाम चीज़ों को बहुत करीब से देखा। आपके प्रोटेस्ट में मैं शामिल भी रहा और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं नहीं जान पाया आपके बारे में वो मैं जानूं, और उसके बाद जो पूरी राजनीति की बात है उस पर तो बात होगी ही। और वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आज भारत में कैसी स्थितियां चल रही हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आपके बचपन से शुरू करूं। मैं जानना चाहता हूं कि कन्हैया कुमार जब बचपन में अपनी स्कूली शिक्षा को देख रहे थे, अपने परिवार को देख रहे थे, और जब बड़े हो रहे थे तो तब का माहौल कैसा था, कैसी परवरिश हो रही थी, शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं थीं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और उनका भी शुक्रिया कि आपके माध्यम से वो हमको देख पा रहे हैं, हमको सुन पा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ही किसी को किसी के बचपन में बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन आपने ये सवाल पूछा है तो मुझे जवाब देना है, क्योंकि हम सरकार में नहीं हैं, सरकार सवालों का जवाब नहीं देती है। हम विपक्ष में हैं, तो सवाल आप पूछ सकते हैं और हम जवाब देंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बचपन नहीं था। जैसे सामान्य किसी भी इंसान का बचपन होता है, वैसा ही बचपन था। और मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में एक ज़िला है बेगूसराय, वहीं पे हमारा जन्म हुआ। एक जो है साधारण परिवार, अमूमन आपको मालूम है कि बिहार में जो है बहुत कम ही धनाढ्य लोग हैं, ज़्यादातर जो है गरीब और साधारण लोग ही हैं। तो मैं भी एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे गांव का ये माहौल था कि लड़का लड़की सभी कबड्डी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। क्रिकेट का क्रेज़ जो है बिल्कुल नया-नया था और पढ़ाई लिखाई में ज़्यादातर लोग जो है वो पब्लिक एजुकेशन ही लेते थे। प्राइवेट स्कूल खुलने शुरू हो गए थे, लेकिन जो पब्लिक एजुकेशन था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब स्कूल के टीचर बहुत अच्छे थे, अच्छी पढ़ाई होती थी। तो पढ़ाई लिखाई का एक माहौल था, खेल-कूद का एक माहौल था और राजनीति भी बड़ी जोरों की थी। हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक धाराएँ थी, बीजेपी जो है वो नया-नया इमर्ज कर रही थी। उस वक़्त वो चुनाव नहीं जीत पा रही थी।
और एक तरफ जो है लेफ्ट पार्टी थी, खास करके हमारे ज़िले में जी। सीपीआई का जो है बहुत दबदबा था। मुझे याद है बचपन में जो है 7 विधानसभा क्षेत्र था हमारे ज़िले में और आरजेडी के साथ जो है सीपीआई का गठबंधन था और जो है सारे सीटों पे जो है ये गठबंधन जीता था। कांग्रेस जो है वो एक पुरानी स्थापित रूलिंग पार्टी थी, लेकिन धीरे-धीरे जो एक गठजोड़ बना था जनता दल का और जनता पार्टी का, वामपंथी पार्टियों का और इस गठजोड़ के चलते जो है कांग्रेस की ज़मीन जो है वो लगातार कम हो रही थी और बहुत सारे लोग जो पुराने कांग्रेसी हुआ करते थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको पेंशन मिलता था स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करने के चलते, उनके परिवार के जो नए बच्चे थे, वो भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे थे और उसमें जाति आधारित राजनीति का भी एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन बच्चों के लिए क्या था कि कोई भी प्रचार गाड़ी आती थी, उसके पीछे बच्चे जो है वो दौड़ते थे, जिंदाबाद करते थे, वो पर्चे देते थे। प्रचार ठीक से समझते भी नहीं थे लेकिन बच्चे लेते थे। नए तरह के जो प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ थे, उसका आकर्षण काफ़ी बढ़ रहा था। जब मैं स्कूल में था तो ये लगभग तय था कि आप फर्स्ट डिवीज़न पास होंगे, आपका अगर फर्स्ट क्लास से आप 10th पास करेंगे, तो या तो जो है आप इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। ये ज़रूर एक माहौल जो है वो बन चुका था और जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होते थे, उनके बारे में कहा जाता था कि ये ब्याह क्लास पढ़ रहा है। ब्याह क्लास मतलब कि तब तक पढ़ाई कर रहा है, जब तक कि इसकी शादी ना हो जाए। और ये भी था कि कानून बन गए थे, नियम कानून बने हुए थे, लेकिन जो है कम उम्र में शादियाँ भी होती थी। जैसे मुझे याद है कि हमारे स्कूल में हमारे साथ पढ़ने वाले जो कुछ सहपाठी थे, उनकी शादियाँ होनी शुरू हो गई थी। तो वो एक माहौल था उस ये तरह 11वीं का। 12वीं में आते-आते। हाँ, 12वीं में आते-आते जो है वो शादियाँ होती थी और उस ज़माने में हमारे यहाँ बड़ा एक मशहूर था बेगूसराय में, पकरौआ शादी कहते थे हाँ, उसको। पकड़ौआ ब्याह। पकरौआ ब्याह जो है वो होता था। तो मेरे ख़्याल से हिंदी पट्टी जो है बिहार, यूपी, वहाँ जो एक ग्रामीण परिवेश होता है, जहाँ अर्बनाइज़ेशन शुरू हो गया है, राजनीतिक ज़मीन जो है वो बदल रही है, नए तरह के कोर्स आ रहे हैं, नया तरह का प्रोफ़ेशनल कैरियर की जो है शुरुआत हो रही है, टेक्नोलॉजी आया है, सिनेमा बदल रहा है। तो हम लोग का बचपन जो है इस मामले में हम कहते हैं कि बड़े फ़ॉर्च्यूनेट भी हैं कि इस बदलाव को हमने देखा है और जो है कुछ चीज़ों में अनफ़ॉर्च्यूनेट भी हैं, जिस तरह से जो है वैल्यू का डिग्रेडेशन हुआ है। जो हम इस देश में प्रजा से नागरिक बनने का जो एक इतिहास था, तो नागरिक से कैसे नंबर में हम कन्वर्ट हो गए। मतलब हम जो है सब्जेक्ट से सिटीज़न और सिटीज़न से कैसे जो है नंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे डेटा में कन्वर्ट हो रहे हैं। खैर इस पे हम लोग आएँगे। मैं फिर वहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मैं भी बिहार से ही आता हूँ, आपको पता है। लेकिन परवरिश मेरी वहाँ पे नहीं हो पाई। पंजाब में सब लुधियाना में पढ़ाई-लिखाई, दीक्षा-उक्षा सब हुआ। लेकिन जब भी मैं बिहार गया या फिर बाद में चुनावों के दौरान मैं गया, तो आज भी मैं बिहार में बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था या बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स उनके या टीचर्स वगैरह नहीं देख पाता हूँ। बरौनी या बेगूसराय के साथ ये बेनिफिट इसलिए हुआ कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गए थे या फिर लेफ़्ट वाले लोग थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्चस्व था, तो शिक्षा को लेकर के ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहे हैं शुरू से। तो इस वजह से वहाँ पे ये माहौल था या फिर? मैं समझता हूँ इसका 3 कारण है। एक तो जियोपॉलिटिकल रीज़न है उसका। बेगूसराय एक ऐसे जगह पे अवस्थित है, जहाँ 3 प्रकार की बिहार की संस्कृतियों का मिलन होता है। उधर आप भागलपुर की तरफ जाएँगे तो अंगिका है, जब आप समस्तीपुर और दरभंगा की तरफ जाएँगे तो मैथिली है और इस तरफ गंगा को क्रॉस करके जब आप पटना जिला और नवादा और शेखपुरा की तरफ आएँगे, तो ये मगध है। ये 3 जो है संस्कृति है। समस्तीपुर से अगर आप मुज़फ्फरपुर की तरफ चले जाएँगे तो बज्जिका संस्कृति है। दूसरा जो है वहाँ पे एक लीडर हुए कांग्रेस पार्टी के, काफ़ी दिग्गज लीडर थे रामचरित्र सिंह कांग्रेस के नेता थे। वो चूँकि कांग्रेस में बहुत प्रभावी थे, तो वहाँ पे गंगा नदी के ऊपर पुल बना, जिसको राजेंद्र सेतु नाम दिया गया। गांधी जी भी जो है उस समारोह में गए थे। वो पुल गंगा के ऊपर जो है रेल और सड़क पुल एक साथ अपने आप में जो है यूनिक था। तो वो क्या था ना कि उसी पॉइंट पे दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार जो है वो आपस में जुड़ा था, उसको जोड़ता था। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पे कई सारी फैक्ट्रियाँ लगी।
बरौनी थर्मल पावर कॉरपोरेशन लगा, ये आपको बरौनी रिफाइनरी बनी, ये फर्टिलाइज़र बना। तो चूँकि ये बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, बड़ी इंडस्ट्री थी, तो इससे जुड़ी हुई कई छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे डेवलप हुई। तो एक इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, दूसरा रीजन। तीसरा, जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होता है, तो स्वाभाविक रूप से एक अर्बनाइज़ेशन भी होता है। अब वहाँ पे क्या है कि 2-2 एनएच क्रॉस करती है। एक तो जगह का नाम ही ज़ीरो माइल है, क्योंकि वहाँ से एनएच 28 शुरू होता है, जो आपको लखनऊ तक आता है, वो 0 माइल से ही शुरू होता है। दूसरा एनएच 31 जो है, वो जो आसाम तक जाती थी। अपभ्रंश में कई बार लोग उसको असम रोड भी बोलते थे। उस रोड का नाम ही था असम रोड। और मैं भी जब एक बार बिहार ट्रेवल कर रहा था तो मुझे भी आगे लग रहा था कि ये NH 24 ही है जो आगे जा रहा है। तो वो एनएच भी है वहाँ पे। तो अर्बनाइज़ेशन हुआ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के चलते। तो एक हो गया आपको जियोपॉलिटिकल जो उसका सिचुएशन है, दूसरा अर्बनाइज़ेशन और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, और तीसरा कि कोई भी राजनीतिक धारा हो, चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तो उसका जो है एक सेंटर आप मान लीजिए, राजनीतिक रूप से काफ़ी सजग और सक्रिय जगह, कि हर तरह की राजनीति में वहाँ के लोगों की एक दखल होती थी। ठीक है, मैं आगे आता हूँ कि जब आप पटना पहुँचे अपनी हायर एजुकेशन के लिए, तो उस दौरान आपने बिहार की राजनीति को कितना बदलते हुए देखा और क्या कमियाँ महसूस आईं? देखिए, हम जब पटना पहुँचे थे, तो आरजेडी का प्रभाव कम हो रहा था। कौन से साल की बात है? ये 2002-3? 2004 की बात है। और जब हम लोग कहते हैं ना कि कॉलेज में जब आप रचने बसने लगे, रमने लगे, तब तक वहाँ नीतीश जी जो है चुनाव जीत करके आ चुके थे। तो हमने वो पॉलिटिकल क्लैश जो है वो कैंपस के भीतर देखा है, जो हम बचपन में अपने गाँव में, अपने इलाकों में देखते आ रहे थे। जैसे अ, एक तरफ जो है वो राइट विंग पार्टी थी, एबीवीपी थी हर जगह, और दूसरी तरफ जो थी वो रीजनल पार्टियाँ जो हैं, उनके स्टूडेंट विंग थे और लेफ्ट पार्टियाँ थी। मोस्टली जो है, आपका झुकाव उस दौरान किस पार्टी की ओर था? तो मैं लेफ्ट के उस धड़े से रहा हूँ जिसके भीतर वो मतलब पार्टी फॉर्मेशन जो अलायंस बनता है, उसमें कई बार जो है वो एंटी कांग्रेस अलायंस का भी पार्ट रहे हैं। लेकिन कई बार जो है वो कांग्रेस के साथ डायरेक्ट अलायंस में रहे हैं, या जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, उस वक़्त तो हम जो है 10th भी नहीं पास किए थे, ये 96 की बात है। तो वो सरकार ही जो है वो कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, और उसमें 2 लीडर जो थे, उसमें से एक बिहार के ही थे, चतुरानंद मिश्रा, वो कृषि मंत्री बने थे, और गृह मंत्री थे इंद्रजीत गुप्ता। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कैंपस के भीतर अगर आप आइडियोलॉजी की बात करेंगे, तो राइट और लेफ्ट और सेंटर, ये 2 मेजर डिवीज़न हो सकता है। लेकिन लेफ्ट और सेंटर में भी एक डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा। एक में आपको कांग्रेस को शामिल कर लीजिए, आप जो है समाजवादी जो छात्र दल हैं उनको शामिल कर लीजिए, और बाकी जो वामपंथी पार्टियाँ हैं, और दूसरी तरफ एबीवीपी, ये फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और जब आप वहाँ से निकले, जेएनयू के लिए प्लान किया, तो पहले से चुनाव हुआ कि हाँ जेएनयू जैसे संस्थान में जाना है? नहीं, ये सब ना पूरी एक यात्रा है। कभी भी किसी भी मोड़ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे दिमाग में कोई प्लान था। ज़िंदगी की राह में एक यात्री की तरह, एक यात्रा की तरह चलते जा रहे थे, और सब ऑर्गेनिक वो होता जा रहा था। और जब आप आ रहे थे जेएनयू, हो गया कि हाँ जाना है? नहीं, वो ऐसे हुआ कि हम जब 10th पास किए ना अपने यहाँ, तो हमारे स्कूल से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। मेरा भी फर्स्ट डिवीज़न था, फर्स्ट क्लास से जो हमने 10th पास किया। तो हमारे यहाँ अमूमन ये होता था कि जब लोग 10th पास करते थे, तो हमारे ज़िले का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, जीडी कॉलेज, सर गणेश दत्त के नाम पे है। तो वो जो है उसमें लोग एडमिशन लेते थे। मेरे पिताजी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, उन्होंने कहा कि जीडी कॉलेज में एडमिशन ले लो। हमने कहा कि हम ना बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, बेगूसराय में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो बोले कहाँ जाओगे? तो हम बोले पटना जाएँगे। तो हम पटना जो है पढ़ने के लिए आ गए थे, और पटना जब आए तो ऑब्वियसली चूँकि फर्स्ट डिवीज़न से पास किए थे, तो मैथ लेकर के इंजीनियरिंग करना था। +2 करते-करते हमने ये समझ लिया कि आज के डेट में जो है इंजीनियर बनाया नहीं जाता है। इंजीनियरिंग की शिक्षा जो है वो बेची जा रही है। ये एक बहुत बड़ा जो है ना गेम है। फिर जब +2 खत्म हुआ, ठीक है, 2004 में, फिर जब गए ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके लिए, तो हमने तय कर लिया कि हम ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेंगे। तो ये सब ना ऑर्गेनिक तरीके से साइमल्टेनियसली साथ-साथ होता है। तो दिल्ली जब आए थे तो पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए थे। आए, तैयारी भी अच्छी हुई, पटना में भी जो है कोचिंग करके आए थे। बचा हुआ जीएस का, जनरल स्टडीज़ का,
प्रिपरेशन करने के लिए आए थे दिल्ली, और दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास एक नाला है, उस नाले के उस तरफ जो है नेहरू विहार है। तो जिसके पास ज़्यादा थोड़ा पैसा होता है वो मुखर्जी नगर रहते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा गरीब होते हैं वो नेहरू विहार में रहते थे। तो मैं नेहरू विहार में जो है फिर से जो है एक रूम शेयरिंग लेकर के, और जब मैं पटना आ गया था पढ़ने के लिए, तब से ही मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी नहीं थी। तब और भी अच्छी नहीं थी कि वो हमारा एजुकेशन अफ़ोर्ड कर पाते। दिल्ली जैसे शहर में खासकर। दिल्ली जैसे शहर में भी, इवन पटना जैसे शहर में भी। तो मैं वहाँ भी पढ़ाता था, कोचिंग में जाके पढ़ाता था। दिल्ली में भी जब आ गया तो डिफरेंट तरह के जॉब किए, एमआर की भी नौकरी की कुछ टाइम के लिए। अच्छा। तो लेकिन ये समझ में आ रहा था कि नौकरी और पढ़ाई ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में जो है कोई लेबर कानून इम्प्लीमेंट तो होता है नहीं, कोई मिनिमम वेज तो मिलता नहीं है, काम के घंटे जो है वो तय नहीं है। तो ये ना मुझे मुश्किल हो रही थी। फिर मैं अपने भाई साहब से बात की, वो भी जो है असम में जो है नौकरी करते थे, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी अभी जो है थोड़ी स्थिति ठीक है, तो हम तुमको मंथली कुछ-कुछ भेज देंगे, कुछ-कुछ जो है तुम अर्न कर लेना, लेकिन पूरी तरह से तैयारी करके अभी जॉब मत करो, एग्ज़ाम ही दो। उसी प्रोसेस में थे, तो जो है सरकार जो है यूपीए की सरकार थी, सरकार जो है एक नियम लेके आई सीसैट। तो स्वाभाविक रूप से ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यूपीएससी करना थोड़ी टेढ़ी खीर बन गई थी। अब ऐन मौके पे जो है सरकार नियम बदल रही है, तो हमने तय किया कि हमने काफ़ी कुछ लिटरेचर पढ़ लिया है, सोशियोलॉजी पढ़ लिया है, हिस्ट्री पढ़ ली है, तो काफ़ी कुछ जो है हमारा एक एकेडमिक बेस जो है वो बन गया है। फिर हमने तय किया कि एक जगह एक सेमिनार में हम एक पेपर प्रेज़ेंट करने के लिए गए थे, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के। और एक जो है अनपॉपुलर जो है पोजीशन हम ले रहे थे। अमूमन मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग में ये माना जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अनपॉपुलर जो है एक निष्कर्ष निकाल रहा था उस पेपर के थ्रू कि नहीं, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है एक चैलेंज है, और इसको जो है मतलब रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। तो उसमें बहुत सारे मार्क्सिस्ट लोग थे, उसको काउंटर कर रहे थे। जेएनयू के भी कुछ टीचर थे, तो बाद में पोस्ट मीटिंग जो है हमारी उनसे बात हुई, तो बोले क्या करते हो? हमने कहा कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, जेएनयू क्यों नहीं आते हो? तब तक जेएनयू के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। ऐसा लोगों को लगता है कि पटना से प्लान करके चले थे कि दिल्ली जाएँगे और दिल्ली में जो है जेएनयू जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब जीवन के महज़ संयोग हैं। ये जीवन की यात्रा है, उसके अलग-अलग पड़ाव हैं। तो मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और एंट्रेंस में जो है मेरा रैंक 1 आया, फिर जो है मेरा एडमिशन हो गया, टॉप हो गए, और फिर वहाँ जो है पढ़ने लगे। तो जेएनयू भी जब आए, तो हमने कहा कि यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो मेरे लिए अलग से एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो नेचुरल, स्वाभाविक और ऑर्गेनिक है, हमारी लाइफ़ का हिस्सा है। लाइक कि पब्लिक मीटिंग हो रही है तो जा कर के सुनने लगना, बड़े-बड़े जो है लोग आते थे जेएनयू में। ये तो जेएनयू का स्टूडेंट होने का एक प्रिविलेज है कि हर विचारधारा से, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, उसके टॉप लीडर वहाँ आते हैं, अपनी बात रखते हैं। दुनिया भर के जो है विद्वान आते हैं। मतलब जेएनयू एक ऐसा जगह है जो इस बात के लिए प्राइड फ़ील कर सकता है कि उसका उसका स्टूडेंट जो है वो नोबेल लॉरिएट है। ठीक है, हमारा बीजेपी से लड़ाई है, बीजेपी से हमारा जो है एक जो है विरोध है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि उनके भी कैबिनेट में 2 लोग जो हैं वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। ये सच है कि 9 साल जो है वो उस यूनिवर्सिटी को लगातार ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर बार इनकी ही रैंकिंग में जो है वो रैंक 1 होकर के आता है। तो कुछ ऐसी सच्चाई है जिसको आप पलट नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारे जीवन के चैलेंज थे, वो कम हो चुके थे। मसलन स्टूडेंट वहाँ पे लड़ करके फेलोशिप इंश्योर करवाते हैं। वहाँ बीए के स्टूडेंट को भी एमसीए में मिलता है। हाँ, वहाँ पे जो है फेलोशिप जो है लोगों को मिलता है। तो जब आपकी रोज़ी-रोटी की चीज़ें हल होती है, तो आप जो है अपनी पढ़ाई भी ठीक से कर सकते हैं, और दूसरे तरह के सामाजिक राजनीतिक गतिविधि में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो इसी प्रोसेस में जो है चुनाव लड़ लिए, चुनाव 2 बार, हम 2 बार चुनाव हारे भी जेएनयू में। जो स्कूल का रिप्रेजेंटेशन का चुनाव होता था, जिसको काउंसलर बोलते हैं, तो 2 बार हमने चुनाव हारा। एक बार तो 6 वोट से जो है हम चुनाव हार गए थे। फिर जो है प्रेसिडेंट भी लड़ लिए। तो ये कोई थोड़ी दावा है कि आप प्रेसिडेंट बन जाएँगे, और प्रेसिडेंट बन जाएँगे फिर जो है ये इनको यह प्रेसिडेंट के लिए मतलब अपनी मर्जी से हुआ या अपने कुछ खास लोगों का एक टीम नहीं, नहीं, जिसने कहा कि वो तो मैं एक संगठन का तो हिस्सा था ही। तो अपने संगठन कॉलेज के दिनों से ही। नहीं, उस वक़्त संगठन का भी नेतृत्व हमारे ही हाथ में था। अच्छा। हम जेएनयू यूनिट के सेक्रेटरी थे। तो ये तो आप जब सेक्रेटरी हैं तो आपको तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है।
और ये मैं आपको ईमानदारी से बोल दूँ कि हम कभी भी वहाँ बहुत मजबूत नहीं थे। मतलब वहाँ थे एबीवीपी भी था, एसएफआई भी है, आइसा भी है, उनकी सांगठनिक स्थिति हमसे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पॉलिटिकल लाइन हम लोग ले रहे थे, वो पॉलिटिकल लाइन जो है लगातार चैंपियन हो रहा था, वो जीत रहा था। हम ये कह रहे थे कि दुनिया का इतिहास अगर हम उठा करके देखें, तो जो लड़ाई रही है प्रोग्रेसिव फोर्सेज़ के बीच में, तो उनका जो बिखराव है, उस बिखराव से ही दक्षिणपंथी ताकतें जो हैं वो जीतती हैं, वो इमर्ज करती हैं। इस देश का इतिहास भी हमको यही बताता है कि कांग्रेस के खिलाफ जो एक उसके विरोध में जो एक एकता बनी थी कांग्रेस विरोध में, ठीक है? उसी ये एकता का मिसयूज़ करके या यूज़ करके बीजेपी आज पावर में है। और आप देखिए कि सबके साथ अलायंस की है। वो पीडीपी के साथ अलायंस की, अकाली के साथ अलायंस की, शिवसेना के साथ अलायंस की, ममता दीदी के साथ अलायंस की, जनता दल के साथ अलायंस की, सबके साथ अलायंस की है। इवन एंटी कांग्रेस जो एक सरकार बनी थी, उसमें बाहर से जो है लेफ्ट पार्टी भी उसको सपोर्ट कर रही थी। तो वो राजनीति का एक चक्र पूरा होता है। तो वहाँ पे हम ये कह रहे थे कि ये जो हम आपस में प्रोग्रेसिव ताकतें लड़ते हैं, इसका फ़ायदा जो है एबीवीपी उठाती है। तो हमको ना एक यूनिटी के बारे में सोचना चाहिए। और वहाँ मतलब अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी डेज में भी ये बोलते थे कि हम लोगों को मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी बनाना चाहिए। यही लाइन लेकर के जो है हम चुनाव में गए थे। और जो जनता की जेन्युइन बात थी, जो स्टूडेंट के सवाल थे, उनको हमने लोगों के सामने रखा, लोगों ने भरोसा जताया। और किसी के साथ अलायंस नहीं था, एनएसवाई के साथ भी अलायंस नहीं था, एबीवीपी के साथ भी अलायंस नहीं था, किसी लेफ्ट पार्टी के साथ अलायंस भी नहीं था। वहाँ जो है एक बापसा नाम का जो है एक संगठन था, उसके भी कैंडिडेट थे। तो मतलब सब अलग-अलग लड़ रहे थे। तो उसमें जो है लोगों ने वोट दिया। और हमारे पास जो है उनके मुकाबले में उतना बड़ा जो है कार्यकर्ताओं का दल नहीं था। हमारा संगठन थोड़ा कमज़ोर था उस मामले में। लेकिन जो बात थी, जो मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल लाइन को लोगों ने पसंद किया। और आज हम समझते हैं वो पॉलिटिकल लाइन तो पूरी तरह से चैंपियन हो गई है। जब इंडिया का जो है फॉर्मेशन हुआ है, जब ये जो अलायंस बना है, तो वो लाइन तो पूरी तरीके से जो है चैंपियन हो गई। मैं अगले सवाल पे जाने से पहले अनुरोध करना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारी बातचीत है, एक तो बहुत संघर्ष करने के बाद आपका समय मिल पाया है मुझे, करीब 2.5 महीने हो गए, और आज भी आपके पास समय कम है, पर मैं चाहूँगा कि आप 20-25 मिनट और अपने समय को मैनेज करें, क्योंकि मैं वहीं से आता हूँ जहाँ से आप आते हैं, और मैं वैसे इंसान से बहुत खुल के और बहुत डीप जाके बातचीत करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी भी समझ बेहतर कर सकूँ और मैं लोगों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें ला सकूँ जो एक दूसरे कन्हैया को भी देखें, जैसा एक परसेप्शन मार्केट में किसी ने बना के रखा है उसके तरह। देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वक़्त की जो है थोड़ी कमी रहती है। लेकिन हम आपके बीच अभी जब हैं, तो ये पूरा वक़्त आपका है। आप जो है इत्मीनान से अपने सारे प्रश्न पूछें, जो भी आपका प्रश्न है, और यथासंभव जो जवाब दे सकते हैं बेसिकली जो सच है मेरे पास, वो मैं आपके सामने रखूँगा। बाकी लोगों का देखने का काम है, परसेप्शन जो है उनका मेरी क्या है। कोशिश है कि जितना सच है वही रहे। ठीक है, मैं थोड़ी देर और बिहार में रहना चाहता हूँ, है ना? बिहार पे और अन्य सवाल पूछने से पहले मैं एक ओवरव्यू आपसे चाहता हूँ कि आपने लालू की सरकार को भी देखा है और नीतीश कुमार की सरकार को भी देखा है, और अभी भी देख ही रहे हैं। तो इन पूरे 32 सालों का अगर आकलन आप करें, तो आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या नहीं हो पाए, क्या प्रायोरिटीज़ में होनी चाहिए थी, क्या कमियां रह गई? देखिए, मेरा बिहार को लेकर के हमेशा से जो है एक ईमानदार प्रयास रहता है, चीज़ों को रखने का, चीज़ों को देखने का। क्योंकि हम अगर अपने तुरंत के हित को देख कर के कोई झूठी या गलत बात रखेंगे, तो हम आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में रखने का एक पाप करेंगे। वो मैं कभी नहीं करता। अभी तो चलिए नीतीश जी हमारे साथ अलायंस में हैं। आप हमारे पुराने इंटरव्यूज़ को भी देखें, जब वो हमारे अलायंस में नहीं थे, तब भी जो है हमने अनावश्यक जो है उनकी आलोचना नहीं की है। ना ही जो है हमने लालू जी का अनावश्यक आलोचना किया है। मेरे ख़्याल से बिहार की जब बात आती है, तो मेरे लिए एक भावनात्मक पक्ष भी इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये एक ऐसी पहचान है कि आप भारत के किसी हिस्से में चले जाएँ, इसको आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं।
आप जब बोलते हैं तभी लोगों को पता चल जाता है कि आप बिहार से हैं। आप जब खाने का चॉइस करते हैं तब लोगों को पता चल जाता है कि आप बिहार से हैं। अभी मैं पंजाब में था और पंजाब यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई जीती है, हम लोग प्रेसिडेंट पोस्ट जीते हैं। तो वहाँ जब मैं जाता था खाने के टेबल पे, तो लोग कह देते थे, "एक चावल भी ले आना, सर बिहार से हैं ना।" तो आप उस पहचान को अपने आप से अलग नहीं कर अलग सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक भावनात्मक पक्ष भी है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, हम अगर किसी चीज़ की तुलना कर रहे हैं ना, मेरी तुलना आपसे नहीं हो सकती है, आपकी तुलना मुझसे नहीं हो सकती है। आपकी तुलना आपसे ही होगी। आप जब 10 साल की उम्र में थे, जब आप 20 साल की उम्र में थे, जब आप 30 साल की उम्र में हैं, जब आप 60 साल की उम्र में हों, आपका मूल्यांकन आपसे ही हो सकता है। केले की तुलना सेब से कभी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि हम पहले से ही बायस्ड हैं, तो हमारा रिज़ल्ट भी बायस्ड होगा। लालू जी की तुलना लालू जी से ही करनी चाहिए और नीतीश जी की तुलना भी नीतीश जी से ही करनी चाहिए। और बिहार जो है पिछले कुछ दशकों में कहाँ से कहाँ आया है, फिर उसका जो है आप एक असेसमेंट बना सकते हैं। आप लालू जी को भी देखेंगे तो कम से कम 3 हिस्से में उनके राजनीतिक जीवन को तो आप बाँट ही सकते हैं। एक, जब वो स्टूडेंट लीडर थे, स्टूडेंट लीडर के तौर पे जो वो चुनाव जीते पटना यूनिवर्सिटी के, फिर वहाँ पे जो है छात्रों के द्वारा एक आंदोलन हुआ, जेपी मूवमेंट। ऐतिहासिक जेपी मूवमेंट हुआ। उससे जो है मुख्यधारा के लीडर के रूप में वो इमर्ज किए। फिर जो है वो मुख्यमंत्री बने। उनका मुख्यमंत्री बनना अपने आप में जो है एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि राजनीति में जो चल रहा था, वो उसको कहीं न कहीं ब्रेक कर रहा था। वो एक ब्रेक थ्रू था पॉलिटिक्स का। और वो डिलीवर एज़ ए चीफ मिनिस्टर क्या जनता को किए, क्या नहीं किए, ये यहाँ से जो है एक दूसरा जीवन शुरू होता है, जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ठीक है? फिर उनके ऊपर आरोप लगता है, वो जेल जाते हैं, फिर जो है उनकी धर्मपत्नी जो है, राबड़ी जी जो है वो मुख्यमंत्री बनती हैं। तो एक, जब वो स्टूडेंट लीडर थे, जेपी मूवमेंट के थ्रू मुख्यधारा के लीडर हो गए। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री बने बतौर मुख्यमंत्री। और तीसरा, मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी और फिर जो है वो अलायंस हुआ कांग्रेस से, फिर जो है वो रेल मंत्री बने। तो एक तीसरा और एक चौथा भी आप कर सकते हैं कि जब वो अपने इस जीवन के इस उम्र में भी जो है वो जिस तरीके से इंडिया अलायंस में जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कई जगह जो है आपको बहुत सारी चीज़ें अंतर्विरोधी भी दिख सकती है, लग सकती है। लेकिन ये किसी के जीवन को लेकर के हो सकता है, ये आपके और मेरे जीवन को लेकर के भी हो सकता है। मेरे जीवन का जो मेरा 36 साल है, इसको भी अगर हम 3 भाग में बाँटे, तो कई चीज़ें जो है अंतर्विरोधी लग सकती हैं। लेकिन हमको उस व्यक्ति की तुलना उनसे ही जब करें, तो कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक, हमने कहा कि बिहार में जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें वो कहते थे कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, तो ये एक लोकतंत्र की मुखर आवाज़ है, ठीक है? ये एक पूरी की पूरी जो है ना एक जर्नी है, कि यात्रा है, जब वो अपने स्टूडेंट डेज में थे, यूनिवर्सिटी के लीडर थे, जेपी मूवमेंट को उन्होंने लीड किया, ठीक है? उससे वो मुख्यमंत्री बने। फिर जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो फिर आपसे एक्सपेक्टेशन होते हैं। फिर उसमें आपने डिलीवरी क्या की, आपने क्या-क्या काम किया, उसमें जो है कुछ लोग पक्ष में जाते हैं, कुछ लोग विपक्ष में जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बिहार को पीछे धकेल दिया। तो प्रश्न ये होना चाहिए ना कि क्या बिहार के साथ 90 से जो है ये व्यवहार हुआ है? नहीं, पहले से हुआ है। बिहार जो आज है, वो जो पूरा का पूरा इलाका है, उस इलाके में जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, वही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। वो है बाढ़ और सुखाड़। कि उत्तर बिहार एक ही वक़्त जब बाढ़ की चपेट में होगा, यही मौसम है। दक्षिण बिहार जो है सुखाड़ की चपेट में होता है। कोई इंडस्ट्री, बेगूसराय में कुछ इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार का आज कोई जो इलाका है, इसमें बहुत इंडस्ट्रीज़ थी, बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी। ज़्यादातर चीज़ें जो थी, वो हस्तशिल्प पे आधारित थी। मतलब ह्यूमन लेबर से डायरेक्टली जो है वो चलता था। वैसे छोटे-छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग वहाँ पे मिलते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, तकनीकी क्रांति हुई, बड़े लेवल पे जो है मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, तो बिहार वहाँ से जो है पीछे हो जाता है। जब झारखंड बना, तो जो जितने भी मिनरल वाले इलाके थे, वो सब झारखंड में चले गए। तो ये एक चुनौती थी, एक चैलेंज था। और स्वाभाविक रूप से जब समाज में कंज़्यूमरिज़्म हाइट पे हो, सिनेमा से जो है हम जूता, चश्मा, बुलेट, हाँ? और वहाँ गाना चलता था ना, खाए ला तिरंगा गोरिया हो फाड़ के। तो जो जिस तरह का कल्चर आ रहा है, देखिए भोजपुरी को ही अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जहाँ पे विदेशिया गाते थे, भिखारी ठाकुर का पूरा एक ट्रेडिशन था, तो वहाँ आज जो देखिए भोजपुरी के नाम पे क्या चल रहा है।
तो उस पूरी की पूरी जर्नी को आप देखेंगे तो बिहार में बहुत सारी चुनौतियाँ थी, बहुत सारी चुनौतियाँ थी। कुछ चुनौतियाँ जो हैं वो पूरी हुई, लेकिन बहुत सारी चुनौतियाँ जो हैं वो पूरी नहीं हो पाई। जैसे माइग्रेशन, बिहार की स्थिति ये है कि हर चीज़ के लिए आपको बाहर जाना है, पढ़ने के लिए बाहर जाना है, इलाज कराने के लिए बाहर जाना है, ठीक है ना? और हनीमून मनाने के लिए भी बाहर जाना है, रोजगार के लिए भी। रोज़गार के लिए बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है और उसको करना जो है वो एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। नीतीश जी जब आते हैं तो उन्होंने कुछ बेसिक काम किया है और जिसकी तारीफ़ जो है हम पहले भी, जब नीतीश जी हमारे साथ नहीं है तब मैं कह रहा हूँ। जैसे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी, महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी, महिलाओं की जो है स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी, सड़कों का जो है निर्माण। अच्छा, यहाँ पे यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, बड़े पैमाने पे सड़कों के निर्माण के लिए जो है पैसे दिए जा रहे थे, मनरेगा का काम शुरू हुआ, लोगों को वहाँ रोज़गार मिलने लगा, ठीक है? तो कई इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है चेंजेस शुरू हुए। उसमें से एक जिसकी बड़ी तारीफ़ हुई थी वो था लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर का जो एक बड़ा सवाल था, मुझे याद है कि अपहरण जो है इतनी सामान्य चीज़ हो गई थी कि टीचर के बच्चे का भी अपहरण हो जाता था। एक तो टीचर जिसको जो है 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, जिसके जो है किराना दुकान वाला जो है उधारी देना बंद कर दिया है कि नहीं पुराना उधार दीजिए तब आपको जो है चावल दाल देंगे, उनके बच्चों का भी अपहरण हो रहा था। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बेईमानी क्या है ये मैं आपको बस हाईलाइट करना चाहता हूँ। इस पूरे प्रोसेस में ना मोस्टली बीजेपी जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे सरकार में शामिल रही है और वो आज यहाँ वहाँ पे अपने आप को एक जो है ना वायबल ऑप्शन के तौर पे दिखाती है। वो वायबल ऑप्शन कभी भी नहीं था। उसने सिर्फ और सिर्फ बिहार की नीतीश जी के कार्यकाल में ही। मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि आप जो है सत्ता का मजा भी ले रहे हैं और जिम्मेवारी भी नहीं ले रहे हैं। जो राजनीतिक बदलाव बिहार में हुआ, मैं 90 की बात कर रहा हूँ, उसमें बीजेपी शामिल थी, उस बदलाव में शामिल थी, ठीक है? फिर उसके खिलाफ जाकर के खड़ी हो गई। तो वहाँ जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट था ना, बेसिकली बीजेपी कभी भी उस सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए प्रयास नहीं किए, सिर्फ उसका फ़ायदा उठा करके उस पे थ्राइव किए। इसीलिए आप देखिए कि कितनी चालाकी करती है। एक तरफ अपने जो है एक समर्थक वर्ग को कहेगी कि नहीं, जात-पात नहीं होना चाहिए, ये बीजेपी के शब्द हैं, आरक्षण नहीं होना चाहिए, जो है जाति जनगणना क्यों होगा, ठीक है? और दूसरी तरफ जो है ये गिनवाएगी कि देख लीजिए मंत्रियाँ जो मंत्री हैं यहाँ पे दिल्ली में, उसमें 71% जो हैं वो बहुजन हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। तो ये जो दोहरी रणनीति रही है बीजेपी की, उसके चलते बिहार का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है ना, वो व्यक्तियों पे सिमट करके रह जाता है, ठीक है? लालू जी का काल, नीतीश जी का काल, सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका है कि जो बिहार माने आप चाहे बुद्ध की बात करें, चाहे जो है आप जैन धर्म की बात करें, चाहे जो आप कोई सामाजिक आंदोलन की बात करें, चाहे आप जो है स्वतंत्रता आंदोलन की बात, जिसका इतना बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है, वो पीछे कैसे चला गया है? उसके पीछे जाने की वजह क्या है? इसका अगर हम ऑनेस्ट मूल्यांकन करें, एक तो हमारे पास अभी जो रिसोर्स है, उसका क्रंच है, लंबे समय से रहा है। दूसरा, विस्थापन बहुत लंबे दौर पे रहा है। जब बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, आप हिंदी फिल्म का वो गाना याद किए कि जिसमें कहते थे मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफ़ोन। तो उस वक़्त जो है कलकत्ता की तरफ माइग्रेशन होता था। फिर आप जब नया दौर 90 के बाद का दौर देखेंगे, तो जितना आप यहाँ दिल्ली में भी बिहार के लोगों की कॉलोनी देखते हैं, सब 90 के बाद के बने हुए, सारे यमुना के आस-पास, इर्द-गिर्द दोनों सब 90 के बाद के बने। अब तो स्थिति है कि साउथ तक ऊपर जो है, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो जे-एंड-के में किलिंग होती है, कई बार जो है बिहार के मज़दूर होते हैं। जो अभी इतना बड़ा रेल हादसा हुआ था उड़ीसा का, उसमें भी जो है ज़्यादातर बिहार के मज़दूर थे। तो विस्थापन जो है इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी नहीं है। अपॉर्च्युनिटी क्यों नहीं है? कि वहाँ पे पर जो ये सब तो चीज़ें कहानी हैं, ये है कि हाँ नहीं है, लेकिन उसको होने के लिए क्या किया? कन्वर्ट करने की बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि विकास के अंधे दौर में जाने की बजाय वहाँ जो अवेलेबल चीज़ें हैं, उसको हम संसाधन में कन्वर्ट कैसे करें? नहीं कर पाए। जब हम फ़ोर्स को स्ट्रक्चर में ले आते हैं, तो वो जो है रिसोर्स बन जाता है। अब जैसे पानी है, पानी को अगर हम स्ट्रक्चर में ले आएँगे, तो वो रिसोर्स बन जाएगा। जैसे लोग हैं, वन ऑफ द डेंस जो है पॉपुलेटेड स्टेट है बिहार,
तो ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम स्ट्रक्चर में ले आए तो वो रिसोर्स बन जाएगा। जो जो कॉल सेंटर गुड़गांव में चल रहा है वो भागलपुर में भी चल सकता है, वो मुजफ्फरपुर में भी चल सकता है, वो बेगूसराय में भी पटना में भी चल सकता है। इतने सारे इंजीनियरिंग करने के लिए जो बच्चे कोटा जा रहे हैं और आए दिन आत्महत्या की खबर आती है, वो वहाँ पढ़ सकते हैं, पूर्णिया में पढ़ सकते हैं, दरभंगा में पढ़ सकते हैं, वो जो है समस्तीपुर में पढ़ सकते हैं, वो जो है गया में पढ़ सकते हैं। वहीं पे इंजीनियरिंग पढ़ें और वहीं पे जो है कॉल सेंटर की नौकरी हो। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और इस मामले में आपको मैं बता दूं कि रिसोर्स की कमी रही और कई बार वादा किया गया। मैं भी चूँकि सरकार बीजेपी की है तो स्वाभाविक रूप से मैं ये सवाल उनके सामने रखूँगा। बिहार को विशेष राज्य देने की बात बीजेपी ने की और जो है इतने साल हो गए वो नीतीश जी के साथ रहे तब भी नहीं दिया, अब तो खैर क्या ही देंगे। तो जो राज्य पीछे रह गया है वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको अगर हम संसाधन में कन्वर्ट कर दें तो वो अव्वल राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है। वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ पे वाटर हाँ, रिसोर्स लेकिन है। ये चीज़ आप इस चीज़ से भी गिनेंगे ना कि बीजेपी अब 10 साल होने को जा रही है, 10 साल से यहाँ पे है, 10 साल कांग्रेस भी रही और गठबंधन में रही, लालू जी भी उसके हिस्से थे। तो उस तरीके से डेवलपमेंट ना लालू जी के दौर में हो पाया क्योंकि ऐसा कोई विजन नहीं था कि यहाँ पे रोजगार उत्पन्न कराया जा सकता है, कोई आईटी फर्म बनवाई जा सकती है, कुछ नए इंडस्ट्रीज लगाए जा सकते हैं, या बाढ़ के नियंत्रण पे क्या काम हो सकता है। हमारे यहाँ तो जितने भी वो थे पोखर वगैरह पहले हमारे यहाँ खूब होता था, उसको भी भर भरा के सब खत्म करा दिया गया। पानी के संचयन की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। आप जब कहते हैं कि एक तरफ कोसी वाला क्षेत्र डूबता है या फिर गोपालगंज छपरा में भी गंडक की ओर से होता है, उस दौरान रोहतास आरा ये सब इलाका जो है वो सूख रहा होता है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। तब हम खाली बीजेपी से सवाल करेंगे तो उसका कोई नहीं तुक नहीं, नहीं देखिए बनता है। मैंने शुरू ही आपको कहा कि एक अच्छा विजन नहीं था इन लोगों में। अच्छा हमारा और बुरा बुरा दूसरे का, इस मानसिकता से तो नहीं चला जा सकता है। बिल्कुल। इससे तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जो अच्छा हो रहा है वो हमारा है, हमारा क्रेडिट है, और जो बुरा हो रहा है वो जो है विपक्ष की साजिश है। इससे तो नहीं चला जा सकता है। ये बात से मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि जो क्रांतियाँ हुई आज़ादी के बाद भारत में, चाहे वो हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, मत्स्य क्रांति हो, किसी भी क्रांति का प्रभाव बिहार में नहीं देखने को मिला। कुछ जो है एफर्ट हुए लेकिन वो कोई लॉजिकल कल्मिनेशन तक नहीं पहुंचा। जैसे कॉरपोरेट का जो मूवमेंट शुरू हुआ था, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमारे यहाँ सेंटर है सुधा का, ठीक है, लेकिन सुधा जो है वो अमूल की तरह नहीं बन पाया। नहीं बन पाई, वो बिहार तक वो सीमित प्रयास हुआ और वो प्रयास जो है एक जगह पे जा करके रुक गया। दूसरा, अगर हम बात करें शिक्षा की, तो मतलब 1907 की बनी हुई यूनिवर्सिटी थी, एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना बिहार में, ठीक है। नालंदा का भी जो है इतना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वो किसी जो है लॉजिकल कल्मिनेशन। मोतिहारी में एक बना अभी हाल ही में। अब तो बन गए हैं, अब तो दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में बन गए, ठीक है। अब तो एम्स भी जो है कई सारे बन गए, आईआईटी भी बन गया, अब तो काफ़ी कुछ हुआ है। लेकिन क्या होता है ना कि टाइम पे चीज़ों को करना, उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस वक्त जो बिहार का सोशल कॉन्फ्लिक्ट था, वही मैं आपको कह रहा हूँ। अब आप देखिए ना कि जब श्रीमती गांधी थी और वो हाथी पे चढ़ करके गई थी बेलछी, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहाँ नरसंहार हुआ था। आपने जो है मन्नू भंडारी का वो उपन्यास पढ़ा हो, महाभोज। तो नरसंहार उस जमाने में जो है हमारे प्रदेश में हो रहा था, और जातीय नरसंहार। और अगर आप इसको बहुजन के फ्रेमवर्क से देखेंगे तो विद इन बहुजन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना चाहिए। तो जो जातीय सोपानीकृत व्यवस्था थी बिहार की, वो बिहार को आगे ले जाने में एक सबसे बड़ी बाधा के रूप में काम किया है, और उससे कोई अछूता तो है नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको हम कि बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू इस फ्रेमवर्क में नहीं, बिहार एज ए सोसाइटी, उस फ्रेमवर्क में अगर हम देखें तो इसने कितना बड़ा निगेटिव रोल प्ले किया है। आप ये देखिए, बिहार 90 की स्थिति में क्या होता है, एक तरफ मंडल विरोध में जो है आंदोलन हो रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटियां, सारा विद्यालय, छात्रावास तक जो है, जो यूनिवर्सिटी के छात्रावास, वो जातियों में बटे हुए, ठीक है। तो इतना बड़ा जहाँ जातीय, अलग अलग जातियों के नाम से वो, मतलब जो भी मानने वाले महापुरुष लोग हैं उनके नाम से वो
छात्रावास चलाई जा रहा है। और आप ये देखिए कि जो जातीय आधारित सम्मेलन होते थे, ठीक है ना, कास्ट, सब कास्ट के अंदर भी जो है एक सब कास्ट, ये वो दौर सब हमने देखा। उसके बाद है कि इंडस्ट्रीज है नहीं, जो अभी का बिहार है, पहले से ही बहुत कम थे, गिने चुने इंडस्ट्रीज थे। नई इंडस्ट्रीज जो है वो लगी नहीं, क्योंकि पूंजी फेवर कर रही है जो कोस्टल बेल्ट है वहां पे। हमारा लैंड लॉक स्टेट है, हमारे पास पोर्ट नहीं है, ठीक है, तो कैपिटल हमारे पास आ ही नहीं रहा है। इवन कलकत्ता जो एक जमाने में कैपिटल को बहुत अट्रैक्ट करती थी, वहां से भी कैपिटल फ्लाई हो गया, और जो है वो आपको जो जो पोर्ट वाले स्टेट है वहां चले गए। और आप इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो सारे डेवलपमेंट जो हैं वो पोर्ट वाले इलाकों में हुए। तो दूसरा उसका जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, एक तो सामाजिक स्थिति, दूसरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और तीसरा जो राजनीतिक दल की आपस की लड़ाई है। अब देखिए कि कितनी बड़ी समस्या है कि एक दल भी दो हिस्से में टूट जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि लेफ्ट भी कई तरह का लेफ्ट, बिहार में एक लेफ्ट नहीं है, कई लेफ्ट, कई तरह के जनता दल, अलग अलग प्रकार के जनता दल। अभी रिसेंट क्या हुआ है, चाचा भतीजा अलग होकर के दो पार्टी बना ली और दोनों एक ही अलायंस में है, ठीक है। भतीजा कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, चाचा कह रहे हैं कि खबरदार लड़ने नहीं देंगे। तो जो राजनीतिक स्थिति है उसका भी उसको देखिए। और बाद में जो जनरल लोग हैं फिर वो क्या करेगा, माइग्रेशन कोई नई चीज तो थी नहीं वहां के लोगों के लिए, ठीक है, वो तो कहते हैं खाया पिया लाहेदा, ठीक है ना, वो तो जहाँ झोला उठा लो, ठीक है, जहाँ धर वहीं घर। तो लोग जो है झोला लेकर के जो है, मतलब लालू जी जब कांग्रेस के साथ अलायंस में हुए और रेल मंत्री बने, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि हर तरफ के लिए जो है ना ट्रेन थी, कि आप हर तरफ जा सकते हैं, सब जगह जाने के लिए जो है अलग अलग प्रकार का जो है ट्रेन मिल रहा है। कुछ फैक्ट्रियां लगाने का भी प्रयास हुआ, ऐसा नहीं है, लालू जी ने भी किया, नीतीश जी ने भी किया। आपको मालूम है कि नीतीश जी भी रेल मंत्री रहे, लालू जी भी रेल मंत्री रहे, रामविलास पासवान भी रेल मंत्री रहे, और सब जो है, रामविलास पासवान जब रेल मंत्री थे तो हाजीपुर को सेंटर बनाया, लालू जी ने जो है एक फैक्ट्री खरीदी, खोली, फिर जो है नीतीश जी ने जो है एक फैक्ट्री, तो कुछ कुछ प्रयास किए गए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यापक पैमाने पे जो चीज़ डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए थी वहाँ पे फेलियर हो गए। बिना लाग लपेट के बिहार आज जिन चुनौतियों को जूझ रहा है, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए हमको और प्रयास की जरूरत है। और जो हमारा ऐतिहासिक कारण रहा है, उन कारणों से हमको बाहर आना पड़ेगा। वो कारण ये है कि समाज के भीतर जो जातीय कॉन्फ्लिक्ट है, उससे ऊपर उठ करके बिहार को जो है हम फिर से स्वर्णिम बिहार कैसे बनाएं, ठीक है। अशोक के ज़माने का बिहार, चंद्रगुप्त के ज़माने का बिहार, ऐतिहासिक रूप से आप देखिए ना, सारे जो है बड़े एम्पायर का, मगध साम्राज्य का केंद्र था बिहार। वहाँ पे जो पाटलिपुत्रा इतना बड़ा हुआ, आप जब देखेंगे जो पटना यूनिवर्सिटी को, तो जब डच लोग आए थे, समंदर से आए और गंगा होते, तो उन्होंने अपना एक पोर्ट बनाया। और जो पटना यूनिवर्सिटी का जो भवन है वो डच आर्किटेक्ट से बना हुआ है, जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी चलती है। तो उसको एक ज़माने में ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। बड़े बड़े लोग जो है पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हुए, और हॉस्टल का नाम मिंटो, कैवेंडिश, पटना साइंस कॉलेज। तो प्रयास हुए, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं हुए, लेकिन यह बात सच है कि अगर आज भी हम चुनौतियों को फेस कर रहे हैं तो हमको और प्रयास की ज़रूरत है। ठीक है, बेहतर। दो तीन सवाल अब थोड़ा सा और राजनीतिक ही पूछ लेता हूँ मैं बिहार में, कि इस समय युवाओं को लेकर के जो बिहार की राजनीति है वो थोड़ा सा बदली है, बेहतर हुई है। लोग चाह रहे हैं कि युवा राजनीति में आए। तीन चेहरे महत्वपूर्ण हैं, एक तेजस्वी यादव का चेहरा, दूसरा चिराग पासवान का चेहरा, और इन दोनों के लिए जो राजनीतिक जानकार कहते हैं वो कन्हैया कुमार हैं जो खतरे के रूप में हैं, क्योंकि कन्हैया बहुत पढ़े लिखे हैं, कन्हैया बहुत अच्छा भाषण देते हैं, कन्हैया जो बेसिक इश्यूज़ हैं उस पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है बिहार में युवाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर के, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं बिहार के लहजे से? देखिए, अव्वल तो ऐसा नहीं है कि आज बिहार के युवा राजनीति में आ रहे हैं। बिहार से हमेशा से, चाहे कोई भी दौर रहा हो, आज़ादी के आंदोलन का दौर, आज़ादी के बाद का दौर, जेपी मूवमेंट का दौर, 90 के बाद की राजनीति, फिर 2004 के बाद की राजनीति, हर दौर में जो है यूथ लीडर बिहार से निकलते रहे हैं। लीडर तो हमेशा निकलते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बिहार के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, ये प्रश्न है। राजनीति में तो आते रहे हैं, आते रहेंगे,
बिहार के नौजवानों के लिए कोई नया अवसर खुल रहा है? सैडली नहीं खुल पा रहा है। उनको अवसर के लिए जो है अलग-अलग राज्य की तरफ देखना पड़ता है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आपने जो 2 और नाम लिए हैं, मैं किसी के लिए भी खतरा नहीं हूँ, किसी के लिए भी नहीं। मैं भाजपा के लिए भी खतरा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि किसी और के लिए खतरा पैदा करना हमारा काम नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी अपनी जो है राजनीतिक समझ है, उनकी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उनकी जो है अपनी राजनीतिक सोच है, तो वो उस तरह से काम कर रहे हैं। मेरी जो है अपनी यात्रा है, मेरी अपनी राजनीतिक समझ है, मेरी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। जहाँ तक पढ़ा-लिखा होने और मुद्दों की पकड़ होना, कई बार ये भी ज़रूरी नहीं है। मुद्दों की पकड़ होने के लिए जो है ना पढ़ा-लिखा होना बहुत बार ज़रूरी नहीं है। पढ़ा-लिखा हो तो इस बात से आसानी होती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े-लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया है। जितनी तरह की जो है बेईमानी आज हो रही है, तो सब तो पढ़े-लिखे लोग बैठ कर के ही कर रहे हैं। ये भी जो है कोई राजनीतिक योग्यता नहीं है। हाँ, एक बात से मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि साधारण पृष्ठभूमि से आया हूँ। वो ज़िंदगी हमने किताब में नहीं पढ़ी है, वो हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। आप मेरे पिताजी को देख लें, मेरे भाई साहब को देख लें, मेरी माताजी को देख लें, लार्जली वो सब मज़दूर कैटेगरी में आते हैं। पेशा के तौर पे हम लोग किसान लिख देते हैं, लेकिन हमारे पास खेत ही नहीं है, तो कितनी खेती कर लेंगे? तो हम वो जीवन जो है ना, जिसको कहते हैं गरीबी, समस्या, हाँ, शिक्षा की ज़रूरत, स्वास्थ्य की कमियाँ, ठीक है? जो बेसिक रोज़ी-रोटी, कपड़ा, मकान की जो बात है, उसको हमने किताब में नहीं पढ़ा है। उसको हमने जिया है, उसको झेला है, ठीक है? इसके लिए उसकी समझ जो है ना, वो स्वाभाविक रूप से आपको हो जाएगी। जब आप किसी समाज से भावनात्मक रूप से और दूसरे पहलू के साथ बहुत गहराई से जुड़े हैं, तो उसके लिए ना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रश्न नहीं फ़ॉर्मुलेट करना होता है, जवाब नहीं फ़ॉर्मुलेट करना होता है। आप अपने आप जान जाते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। आप जहाँ से निकल कर के आए हैं, उन समस्याओं को आपने खुद ही झेला है, तो आप उसको अपने आप समझ जाते हैं। आखिरी बात इस प्रश्न के संबंध में कि हम किसी के साथ भी बिहार की बेहतरी के लिए और बिहार के नौजवानों के लिए अवसर खुले। कुछ नौजवान जो है राजनीति में आ गए हैं, यहाँ तक बात सीमित ना रहे। बिहार के किसी भी नौजवान के लिए एक अवसर हो, अगर वो अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है तो अच्छा डॉक्टर बन सके, अच्छा अच्छा जो है प्रशासनिक पदाधिकारी बन सके, अच्छा साइंटिस्ट बन सके, अच्छा प्लेयर बन सके, अच्छा जो है वो पर्वतारोही बन सके, अच्छा जो है फ़ॉर्मूला 1 का जो है वो ड्राइवर, रेसर बन सके। ये अपॉर्च्युनिटी खुले और इसको करने के लिए हम किसी के साथ भी मिल कर के काम करने के लिए तैयार हैं। और इस दिशा में हमको लगता है कि बिहार के वो लोग, जिसको हम कहते हैं ना बिहारी डायस्पोरा, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर वो आगे आना शुरू कर दें, तो पूरी दुनिया में है बिहारी पर डायस्पोरा। वो लोग कैसे आएंगे जब राजा का बेटा ही राजा बनेगा? तो ये राजनीति एक पहलू होता है ना, ये कोट अनकोट आप ही की बात है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो एक पहलू होता है ना, राजनीति एक पहलू होता है ना। फिर तो आप मुझे बताइए कि अगर इसी सोच के साथ चलते, तो अंग्रेज़ों का शासन था हमारे ऊपर। हम लोग भारत के लोग को उन्होंने गुलाम बना रखा था। फिर तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बाहर पढ़ने ही नहीं जाते। कैसे होगा? हम तो गुलाम हैं। ये तो एफर्ट की बात है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ये सोच करके कि राजनीति में हमारे लिए जगह नहीं है, तो हम और काम नहीं करेंगे। जो दुनिया भर में भारत के मशहूर डॉक्टर हैं, मैं अपील करना चाहता हूँ, वो आएँ और बिहार में कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। अगर वो छठ मनाने के लिए 50,000 का टिकट खरीद करके साल में 1 बार बिहार आ सकते हैं, तो होली भी मनाएँ, दिवाली भी मनाएँ और दूसरे मकर संक्रांति भी मनाएँ और जो प्रोफ़ेशनल्स हैं डिफरेंट फ़ील्ड के, वो बिहार आना शुरू करें। वो इरिटेट ना हों। पर इससे समस्या नहीं हो रही है, नहीं, समस्या तो है ही, उसको उसको स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जब जाने अनजाने राजनीति में आ ही जाता है और वो समाज को बदलना चाहता है, जातियों को ख़त्म करना चाहता है, एक प्रोग्रेसिव समाज का निर्माण करना चाहता है, ऐसी विचारधारा के साथ जब वो आता है और जब वो कहता है कि ये ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, तो अगर वो बन रहा है तो जाहिर सी चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपका हक तो जा रहा है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस देश को, जीवन को, उसके अगर सारे पहलू को आप देखने का प्रयास करेंगे ना, कई जगह आपकी बात ठीक भी लगेगी।
कई जगह जो आपको अपनी बात इनसफिशिएंट भी लगेगी। मैं जो इसमें कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार को एक सामूहिक, पॉजिटिव और सार्थक पहल की आवश्यकता है। और ये फ़ोर्स जो है ना, अंदर और बाहर, जो वहीं रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। वहाँ भी लोग जो है फ्री में जो है ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है? लोगों के लिए जो है खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ख़ास करके कोविड के दौरान में जो लोगों ने सामाजिक रूप से पहल किया, उसके कई शानदार उदाहरण देखने को मिलते हैं। वहाँ वही वो अपने स्तर पे छोटे रिसोर्स में भी एक सार्थक सकारात्मक बदलाव का प्रयास कर रहे हैं। ये स्पीड जो है ना बढ़ सकता है कि जो बिहारी डायस्पोरा है, वो भी अगर बाहर से उसके साथ एसोसिएट करना शुरू कर दें। और एक पहलू में ये सरकार भी समस्या अपनी नीतियों में बदलाव करके वहाँ पे सपोर्ट समर्थन कर सकती है ताकि उसकी स्पीड बढ़ सके। वो एक बात है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ और मैं इस बात से भी नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। मतलब भाई मैं थोड़ा सा आपसे समझने के लिए ये जानना चाहता हूँ कि सपोज़ जब मैं बिहार में था और आप सरकार के माध्यम से हम जैसे लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए, हम माइग्रेट हुए, दिल्ली गए, जेएनयू में पढ़े या फिर कहीं और पढ़ाई लिखाई करके विदेश चले गए। अब हमारा परिवार वहीं रच बस गया है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। तो जिस समय हमें ज़रूरत थी तब आपने कोई स्पेस नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं कि हम आके करें, क्यों करें भाई? आपकी प्रायोरिटी पहले बनती है, आपको ऐसा माहौल भी तो देना नहीं पड़ेगा। देखिए, सरकार को करना चाहिए, सरकार जो है कर रही है, सरकार और करे, ये एक बात है। मैं कहता हूँ कि सरकार ही एक बात नहीं होता है, समाज भी एक चीज़ होता है। मैं मानता हूँ इस बात को। मैं इस बात को सामाजिक तौर पे आपके समक्ष रख रहा हूँ, सरकार के तौर पे नहीं रख रहा हूँ, राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे नहीं रख रहा हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी का नेता या कार्यकर्ता के तौर पे नहीं रख रहा हूँ। बिहारी मेरी पहचान है और उस समाज में हमारा जन्म हुआ और उस समाज के पहचान को हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं, तो उस समाज का व्यक्ति होने के चलते हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। मैं इस पहलू से कह रहा हूँ कि होता क्या है ना कि जब हम जाते हैं बिहार, बाहर जब रहने लगे हैं, जो विदेश में सेटल हो गए हैं, प्रोफ़ेशनल हैं, उनके बच्चे बाहर से वो ज़्यादा बहुत इरिटेट होते रहते हैं। इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस पहचान को अपहोल्ड करने की ज़रूरत है, प्राइडली अपहोल्ड करने की ज़रूरत है और वहाँ जो प्रयास ऑलरेडी हो रहे हैं ना, उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और मैं सरकार या विपक्ष के तौर पे नहीं, मैं एक समाज के तौर पे ये बात कह रहा हूँ। तभी जा कर के जो हर एफर्ट हमको इनसफिशिएंट लग रहा है ना अभी, उसकी हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और ये प्रयास जो है, उसको मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि जो है मैं कर पाऊँ और जो लोग करना चाहते हैं, यही हमने कहा, उनके साथ जुड़ कर के भी जो है हम इसको करना चाहते हैं कि बिहार में भी और अच्छे इंस्टीट्यूट खुलें, बिहार में ही भी जो है और अच्छी जो है हॉस्पिटल खुले, बिहार में भी जो है और तरह के सामाजिक गतिविधियाँ हो। और एक फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं पहले जेएनयू में था और आज जब मैं जेएनयू में नहीं हूँ, राजनीतिक तौर पे सक्रिय हूँ, एक बात हमने समझा है, एक्टिविज़्म और एक्टिविटी में फ़र्क होता है। एक्टिविज़्म करने के लिए जाएँ, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे तकलीफ़ का जो है सामना करना पड़े। ये भी हो सकता है कि जो अपराधियों का वहाँ पे कुछ-कुछ इलाकों में वर्चस्व है, लोगों को अपनी जान भी गँवानी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक्टिविटी करना चाहेंगे ना, तो जो है एक्टिविटी कर सकते हैं और एक्टिविटी को करना चाहिए। तो अभी जो एक्टिविटी प्रशांत किशोर की चल रही है बिहार में, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो दुनिया घूम के, देश घूम कर के, बिहार में जा कर के कुछ कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप कुछ समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, तो बिला वजह जो है उसमें कोई अवरोध भी नहीं करना चाहिए। कोई इंसान पैदल चल रहा है, लोगों से मिल रहा है, बिहार की समस्याओं के बारे में बात कर रहा है, हो सकता है कि वो बात मेरे भी खिलाफ हो, ठीक है? लेकिन लार्जर हित में बिहार के युवाओं के भविष्य को बेहतर करने के पर्सपेक्टिव से अगर सोचें, तो 2 बात अगर हमारे खिलाफ भी जा रही है ना, तो कोई बात नहीं है। कोई अगर प्रयास कर रहा है, तो उसको प्रयास करने देना चाहिए। क्योंकि इसको लेकर के ये अप्रोच रखें कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, उनको भी तजुर्बा होगा, उनके काम से जो है दूसरे लोगों को तजुर्बा होगा। शायद जो है उनको भी समझ में आए और जो उनके कार्य को देख रहे हैं, उनकी गतिविधि को देख रहे हैं, उनको भी समझ में आए कि भाई इस तरीके से नहीं होगा या इसको और बेहतर तरीके से ऐसे किया जाना चाहिए। तो वो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं किसी के लिए भी खतरा नहीं। इसीलिए तो आपके संबंध कैसे हैं फिलहाल तेजस्वी से या लालू यादव के परिवार से? देखिए संबंध तो
कैसे इसका मूल्यांकन क्योंकि करें? आप नहीं हैं, लेकिन वो तो मानते हैं, क्योंकि आप जिस मंच पे जाते हैं, अभी हाल ही में आप बापू सभागार में गए थे, एक जातीय सम्मेलन था वहाँ पे, प्रजापति समाज का। प्रजापति समाज का, और वहाँ पे सीट थी, नेम प्लेट भी लगा हुआ था, और वो आए नहीं। हो सकता है उनकी कोई व्यस्तता रही हो, वो कहीं और व्यस्त हों, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि उन्होंने तो मुझे कभी जो है कॉल करके नहीं बताया कि मुझे आपसे अब तक दिक्कत कभी है। भी आपने या उन्होंने एक साथ एक मंच पे? नहीं, हम 2-3 मौकों पे एक साथ रहे हैं। एक बार अररिया में एक कार्यक्रम था, तब हम चुनाव नहीं लड़े थे 2019 का। तब उनके साथ थे। एक बार जो है जो मुज़फ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, उसके बाद दिल्ली में एक प्रदर्शन था, तब भी हम साथ थे। मुझे लगता है एक आध बार और किसी मौके पे रहे होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं है। ये बात है कि तब तक मैं 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद मेरे ख़्याल से हम कभी एक साथ नहीं थे। लेकिन मैं अपने आप को उस भूमिका में अब देखता भी नहीं हूँ। देखिए, 2020 में मैं सीपीआई में था और सीपीआई का आरजेडी से अलायंस हुआ और सीपीआई को 6 सीट दिया गया। 6 में से जो है 2 सीट सीपीआई जीती, ठीक है? तो 2019 में अलायंस नहीं हुआ था और जो है हम अलायंस से अलग, हमारे खिलाफ जो है आरजेडी का कैंडिडेट था। क्या एक कारण वो भी था कि आपके हारने का? नहीं, नहीं, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। वरना लेकिन क्या एक ये था, क्या आपने महसूस किया? जो फैक्ट है भाई वो देखिए, मैं बताइएगा। फैक्ट ही बोलता हूँ। मेरा ये कहना है कि जो चीज़ें हो गई, उससे बेहतर क्या निकाला जा सकता है, उस पे अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। ऐसा होता तो वैसा होता, इसका कोई अंत नहीं है। सच यही है कि हमारे सामने गिरिराज सिंह थे, वो चुनाव लड़े, 4 लाख से ज़्यादा मतों से वो चुनाव जीते और डेमोक्रेसी में जो है इस बात को जो है ना बड़ी सहजता से स्वीकार करना चाहिए। हम जो है दूसरे नंबर पे रहे, आरजेडी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पे रहे। मेरे ख़्याल से जो है सिर्फ़ मैं ही अपना ज़मानत भी बचा पाया क्योंकि जिस तरह से वोटिंग हुई, उस वक़्त जो है जेडीयू और बीजेपी भी साथ में थी। तो कई फैक्टर होते हैं, वक़्त के साथ जो है ना राजनीति के डायनामिक्स बदल जाते हैं, तो उन पहलुओं को उभारने से कुछ निकलना तो है नहीं, उसका कोई पॉइंट भी नहीं है। तो मैं जो है उन चीज़ों में अपना वक़्त नहीं जाया करता। बिहार में पहली बार लोगों ने ग्लैमरस चुनाव देखा था। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी लोग लड़े हैं बिहार। बिहार में कुछ भी जो है ना पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो चुका है हम पहले। जैसे लोगों के लिए तो पहली बार था। हाँ, वो एक्चुअली आप किसी न किसी रूप से इससे आपका जुड़ाव रहा होगा। आपने जहाँ से पढ़ाई-लिखाई की है, तो आपके सहपाठी जो है वहाँ से होंगे, कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में। बीजेपी चूँकि पूरा एफ़र्ट लगा कर के जो आपने कहा था ना परसेप्शन, वो परसेप्शन ही हमारा ऐसा बनाया है कि जो हमारे साथ है, जो हमसे प्रेम करता है, वो बहुत करता है। जो हमारे खिलाफ है, ठीक है, वो हमारे बहुत खिलाफ है। डिनर टेबल जो है उसको जब बीजेपी पोलराइज़ कर दी है इन नेम ऑफ आइडियाज़, इन नेम ऑफ इमेज क्रिएशन, तो वो तो बहुत स्वाभाविक बात है। तो आपका ना एक्चुअली जीवंत जुड़ाव था, इसलिए आप ऐसा शायद महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, अब नेशनल पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। अब आपका परिचय मैं कहाँ से समझूं? मतलब जो परसेप्शन वाली बात है, तो वहीं से ये परसेप्शन अब पता नहीं इस वीडियो के बाद मिटेगा कि नहीं, या फिर कितनी और इंटरव्यू देने पड़ेंगे, कितनी बार कहना पड़ेगा आपको। लेकिन आपका परिचय क्या है? जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष होने का, या फिर लेफ्ट पार्टी का नेता होने का, या फिर अब कांग्रेस पार्टी का नेता होने का, या फिर जो आपके ऊपर जो लगाया जाता है लांछन, जो कि अब तक साबित नहीं हुआ, आप जेल में उसके लिए स्पेशली अब तक नहीं डाले गए, तो जो नारा आप लोगों ने लगाया था, वो पहचान है कि बदल चुकी है? देखिए एक बात तो इसमें से जो आप बात कह रहे हैं ना, सारी ही बातों में कुछ न कुछ सच्चाई है, ठीक है? मैं एक-एक करके बताता हूँ। एक, मैं जेएनयू का पूर्व अध्यक्ष हूँ। मरते दम तक जेएनयू का पूर्व अध्यक्ष रहूँगा क्योंकि एक फैक्ट है। दूसरा, लेफ्ट पार्टी का नेता, ठीक है? लेफ्ट पार्टी में मैं था, लेफ्ट के विचारों से जो है प्रभावित हूँ, ठीक है? नेता तब भी नहीं था, नेता अब भी नहीं हूँ। तीसरा, कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी जिन विचारों को लेकर के चल रही है आज की तारीख में, उसके साथ कोई वैचारिक अंतर्विरोध नहीं है। लेकिन हम आज भी जो है कांग्रेस का नेता नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और चौथा, आपने नारा लगाने की बात की, नारा मैं लगाता हूँ। भाजपा लेकिन जो नारे कहती है ना, वो नहीं लगाता हूँ। मैं वो नारे लगाता हूँ जिससे भाजपा को दिक्कत होती है। वो कौन से नारे हैं? नारे हम जो है इस देश के भीतर
जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं से आज़ादी की के नारे लगाते हैं। हम चाहते हैं कि आज़ाद देश में आज़ादी तभी तक सुरक्षित रहेगी, जब आज़ादी की लड़ाई को आप कंटीन्यूअस लड़ते रहेंगे। ये ना कोई एक कयामत का दिन नहीं है, 15 अगस्त 1947 कि हम आज़ाद हो गए, अब जो है फिर हमारे जीवन में कोई गुलामी नहीं बची है। तब भी भूखमरी, तब भी जो है असमानता, तब भी जो है अन्याय, ठीक है, पितृसत्ता, जातिवाद, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं समाज में मौजूद थी। और इन सब से जो है भगत सिंह के शब्दों में अगर हम बोलें कि जब तक एक मनुष्य के द्वारा शोषण ना समाप्त हो जाए, तब तक आप इसको जो है क्रांति नहीं कह सकते, आज़ादी नहीं कह सकते। तो जब तक गुलाम बनने की या गुलामी की कोई भी चिन्ह मौजूद हो और कोई भी संभावना मौजूद हो, तब तक आज़ादी के उद्घोष को नहीं बंद करना चाहिए। तो मैं वो नारे लगाता हूँ। ये जो है कहते हैं कि हमने इंशाअल्लाह, मैं इंशाअल्लाह क्यों बोलूँगा? ठीक है ना? अगर मुझे बोलना होगा तो मेरा नाम कन्हैया है, ठीक है ना? मेरे परिवार के लोग जिन धार्मिक अनुष्ठानों को का पालन करते हैं, स्वाभाविक रूप से मैं उसका उद्घोष करूँगा। तो ये कोई भी इंसान कॉमन सेंस से समझ सकता है कि ये नारे तो मैं क्यों ही लगाऊँगा। लेकिन भाजपा ने एक परसेप्शन क्रिएट किया है, कोई बात नहीं है। भाजपा बोलती है कि जो है ये टुकड़े-टुकड़े गैंग का जो है सरगना है, ठीक है? अब उन्होंने सरगना मुझे बना ही दिया है, तो मैंने भी जो है इस काम को जो है ना बहुत नोबल तरीके से अपने हाथ में ले लिया है। तो देश का टुकड़ा तो करना है नहीं, देश के नाम पे दोस्त की तिजोरी भरने वालों की तिजोरियों के टुकड़े तो होंगे। ये जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, समाज को नफ़रत के आधार पे जो बाँटने वाले लोग हैं, फूट डालो राज करो की नीति पे, हाँ? भटकाना, लड़ाना और देश के नाम पे दोस्त को अपनी संपत्ति लुटाना, ये जो ताकत है, इस नफ़रत के खिलाफ जो है ना, मोहब्बत की जीत तो सुनिश्चित की जाएगी। और आज जो है भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे हो गए और आप देखिए कि निरंतर जो है यह यात्रा अबाध रूप से चलती जा रही है। हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है एनएसयूआई जो है प्रधान का जो है पोस्ट जीती है। तो मोहब्बत के यह काम में हम लोग लगे हुए हैं। हम अपना काम करते रहेंगे और बिहार का पहचान अगर हमसे है, तो एक बात जो है हम आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ दशरथ मांझी पैदा हुए। जब हम किसी चीज़ को काटने-छाँटने के लिए छेनी और हथौड़ी उठाते हैं ना, तो रास्ता बनाते हैं। हमारा जो है तोड़ने का जो संकल्प है, वो समाज में निर्माण का होता है। हमारा संकल्प ये नहीं है कि हम देश को तोड़ना चाहते हैं। हमारा संकल्प ये ज़रूर है कि देश को जो फूट डालो राज करो की नीति पे लेकर के आगे जा रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे हिंदू-मुसलमान, कभी जो है जाति के नाम पे अगड़ा-पिछड़ा, ये जो करने वाली शक्तियाँ हैं ना, इनका तो ज़रूर उपाय किया जाएगा और उस प्रयास में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ एक 22-23 साल की बच्ची है, उसने हंसराज कॉलेज से पढ़ाई-लिखाई की है। छात्र राजनीति में बड़ा उसका मतलब विचार है कि वो भी शायद लड़ पाती, लेकिन संयोग से वो नहीं हो पाया। आज हमारे यहाँ अच्छी जर्नलिस्ट है, नबा अली नाम है उसका। उसने एक सवाल मुझसे कहा कि आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा कि आपके 2 बेहद प्रिय और पुराने साथी थे। नहीं, मेरे बहुत बेहद कॉलेज प्रिय और के पुराने कई साथी हैं। शैला रशीद और उमर खालिद। आज ये दोनों कहाँ हैं, किन परिस्थितियों में हैं और उनकी परिस्थितियों पे आप क्या कहते हैं और क्या उनके साथ कितना सही कितना गलत हुआ, और जहाँ आप पहुँचे वहाँ पे वो लोग नहीं पहुँच पाए, संघर्ष बराबर ही दिखा था। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, अगेन परसेप्शन को तो आप बदल नहीं सकते। कई बार ये होता है कि उस क्या एक बेनिफिट आपके हिंदू होने का, स्वर्ण कास्ट होने का भी हुआ आपको? अगर ये बात मैं कहूँ कि नहीं हुआ, तब भी कोई थोड़ी मानेगा, क्योंकि इससे पहले कौन ही जानता था कि मैं कौन हूँ? मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है, मेरे पिताजी मज़दूरी करते थे, मेरा भाई जो है सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था। ये कौन ही मानता? क्योंकि मेरा हमेशा से ये पक्ष रहा है कि मैं अपने व्यक्तिगत चीज़ों को अपने सामाजिक जीवन में उछालता नहीं हूँ, पहले भी नहीं बोलता था। मैंने कभी ये बताने का प्रयास नहीं किया कि मेरा जन्म जो है वो हिंदू परिवार में हुआ है, ठीक है? लेकिन एक सच्चाई है जो आपके नाम से ही पता चलता है। जहाँ तक लाभ मिलने और नहीं मिलने का है, तो उसको तो ऐसे देखेंगे ना कि अगर इसका लाभ मिल पाता,
तो ये सब हम प्लान किए होते। हम प्लान किए होते कि जेएनयू आएँ, हम प्लान किए होते कि जो है हम चुनाव जीत जाएँ, हम प्लान किए होते कि चुनाव जीतने के बाद जो है जी न्यूज़ से जो है सेटिंग कर लिया जाए कि वो जो है वीडियो डॉक्टरेट कर दे। हम प्लान किए होते राजनाथ सिंह से कि हमको उठा के जेल में डाल दीजिए। हम प्लान किए होते कि जो है हम चुनाव लड़ लेते हैं। देखिए क्या है ना कि अच्छा-अच्छा सबको दिखता है, जो उसके और पहलू है ना वो देखना नहीं चाहता है, ठीक है? इसमें जो बाकी चीज़ें हुई हैं, उसको चूँकि मैं खुद बोलता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है ये बात कि व्यक्तिगत तौर पे इसका क्या नुकसान उठाना पड़ा है, वो तो मैं बोलता नहीं हूँ। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे कहाँ पहुँचा हुआ हूँ पब्लिक लाइफ़ में, लोग सिर्फ़ वही देखते हैं। लोगों को लगता है कि अरे वाह! कितना बढ़िया है, प्रेसिडेंट बन गया जेएनयू का, कितना बढ़िया है, जेल चला गया, तो जेल जाना भी बढ़िया हो गया, आप समझ लीजिए। और जो है कितना बढ़िया है चुनाव लड़ लिया, ठीक है, मतलब हार जाना भी कितना बढ़िया है। कितना बढ़िया है जो है कांग्रेस में है, सब बढ़िया ही है। सीडब्ल्यूसी का मेंबर बन गए। सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, ठीक है। मैं इसमें ना बस कुछ सच्चाई रख देता हूँ जब सामने से लोग प्रश्न पूछते हैं कि कभी भी जो है ना बिना शोध का कोई परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। हम सब एक समय एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। दोस्त कौन है, कॉमरेड कौन है, पार्टी का कार्यकर्ता कौन है, ठीक है। और समान विचारधारा के आधार पर कई बार समान विचारधारा का निर्माण होता है कि दुश्मन कौन है। तो एबीवीपी से लड़ने के लिए जो है सब इकट्ठे हो जाते हैं। अभी बीजेपी से भी लड़ने के लिए कई लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं। किसको आप कहते हैं कि इसको आप साथी कहेंगे, इसको कॉमरेड कहेंगे, ये आपकी पार्टी का है? बस मैं आपने चूँकि सवाल पूछ दिया है, कई बार मैं इस बात को लेके बोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सवाल पूछने का पर्पस ही बायस्ड है। सवाल ही इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कई बार सवाल पूछने वाले का भी नाम होता है और वो सवाल वहीं से पैदा हो रहा है। इसीलिए उसका सवाल जो है मेरे नाम पे ही अटक जाता है, वहाँ से आगे जाता ही नहीं। हम पूछ दिया तो चूँकि हमने आपको वादा किया था कि सब सवाल का जवाब देंगे। तो एक तो हम सब एक मैं साथ एक हैं। चीज़ आपको स्पष्ट करूँगा कि मैं अब तक जब से हमारा ये संस्था वापस से शुरू हुआ है, करीब आप 15वें गेस्ट हैं, जिसका बेसब्री से इंतज़ार भी था। और आप कोई भी मेरा इंट्रो उठा के देख लेंगे, तो वो चाहे बीजेपी के लोग हों तो उनसे उसी हिसाब के सवाल जवाब हैं। नाराज़ होके जाएँ या फिर प्रेम से जाएँ, या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हमेशा कभी भी नहीं रहा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब सवाल पूछते हैं, मेरा एक आग्रह रहता है लोगों से कम सवाल को तो थोड़ा शोध करके पूछें। एक, लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम तीनों अलग-अलग संगठन में थे मुझे और पता मैंने है जी। कभी नहीं बोला ये, एक। दूसरा, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी थी वो, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। हमने उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को हराया था और उसी प्रोसेस में आज मैं जिस पार्टी में हूँ, जिसके स्टूडेंट विंग की ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर है, उसका भी कैंडिडेट था, वो भी चुनाव हारा था। यही मैंने लालू जी, नीतीश जी के बारे में बात करते हुए बात कही थी कि किसी भी इंसान का मूल्यांकन जब हम कर रहे हैं, तो पूरी आँख से उसको देखें, उसके पूरे पहलू को देखें। मैंने कहा कि इसमें भी हमको जो है कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि मेरे नाम का जो है हमको लाभ मिला हो, लेकिन जो बाकी चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना? वो लाभ मिलने के हिसाब से तो नहीं हुआ है। मतलब लाभ देने के लिए जो है भाजपा मुझे जेल में डाल दी, लाभ देने के लिए जो है मेरे ऊपर पत्थर चलाए गए, गोली चलाई गई, बम फेंका गया, लाभ देने के लिए जो है दर्जनों मुकदमे कर दिए गए और लाभ लेने के लिए मैं कांग्रेस में हूँ। ये बात थोड़ी-सी अटपटी है। लाभ लेना होता तो फिर भाजपा में होते। मेरे साथ और भी लोग थे, मेरा ही एक साथी था, ठीक है ना? मेरे साथ उसको भी देशद्रोही कहा कहती थी बीजेपी। आज जो है वॉशिंग मशीन में धुल गया है, वो जो है बीजेपी से जो है एमएलए है। एमएलए है, हार्दिक पटेल की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है किसी का नाम लेकर के किसी पे कोई आक्षेप लगाया जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसकी सच्चाई तो जानें। एक तो हम कैसे तय कर सकते हैं कि आप अपने जीवन को कैसे आगे लीड करेंगे? ये आप कैसे तय कर सकते हैं? अब पहला जो है हमारे साथ यूनियन में थी। हम सब आपस में अलग-अलग लड़े थे, एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे। उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली जिस पार्टी में थी, ठीक है ना? आइशा में उसका एक जो है राजनीतिक दल है, वो उसमें शामिल नहीं हुई, उसने अपनी पार्टी बनाई, फिर वो पार्टी नहीं चली, ठीक है? तो उसके जीवन का अपना संघर्ष है, उसके संघर्ष को मैं कौन होता हूँ जो कम करके आँकूँ, ठीक है? ठीक उसी तरह से जो है उमर की अपनी पार्टी थी, वो जो है एक पार्टी से में थे, उस पार्टी से जो है अ, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोगों को निकाल दिया गया, ठीक है? और जो है वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी में
हम सब लोगों को जो है बड़ी मुश्किल से पीएचडी जमा हुई, कोर्ट ने हमारी पीएचडी जमा कराई। तो वो 16 की घटना से लेकर के आज तक हर कोई अपना-अपना संघर्ष कर रहा है और अपने-अपने रास्ते पे, अपने-अपने मुकाम पे आगे जा रहा है। मैं कौन होता हूँ कि उसके संघर्ष को कम करके आँकूँ, ठीक है? वो जो है कई महीनों से, सालों से कह लीजिए जेल में पड़े हुए हैं। तो मैं कौन होता हूँ कि कह दूँ कि उनका संघर्ष कम है और हमारा संघर्ष ज़्यादा है? ये तो अन्यायपूर्ण बात होगी। तुलना की जहाँ तक सवाल है, तो हम लोगों की जर्नी ही एक जैसी नहीं है। हमारी जर्नी ही डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे वी हैव क्रॉस्ड ईच अदर्स पाथ टुगेदर। क्यों? क्योंकि हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े और हमारी यूनिवर्सिटी में एक कल्चर है कि अक्रॉस द पार्टी लोगों के आपस में रिलेशन रहते हैं, ठीक है। बाद में तो वो एकता और मजबूत हो गई। क्यों? क्योंकि जो है बीजेपी ने जो है वो मुकम्मल एकता बना दी कि सभी अलग-अलग पार्टी के लोग इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि सबको ही गालियाँ दिया जाने लगा। मतलब कोई अगर एबीवीपी का भी वोटर रहा हो, अगर वो जेएनयू लिखा हुआ टी-शर्ट पहन के जाता था, तो उसको भी गालियाँ पड़ती थी। उसके भी जो है परिवार के लोग और रिश्तेदार जो है उसकी यूनिवर्सिटी को गालियाँ निकाल रहे थे, उसको देशद्रोही बोल रहे थे। तो ये कहना बेईमानी होगी कि ये सिर्फ़ मेरा संघर्ष है, ये बेईमानी होगी। इसमें सहला का भी योगदान है, इसमें उमर का भी योगदान है और सिर्फ़ हमारा योगदान नहीं है। ये तो कुछ चेहरे हैं जो इंटरनेट पे आ गए, जो टीवी पे आ गए, जो राजनीति में चले आए, ठीक है ना? कुछ जेल चले गए, कुछ अभी भी जेल में हैं। लेकिन वो एक-एक यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए इंसान का योगदान है, जो उस वक़्त यूनिवर्सिटी में था और जो उस यूनिवर्सिटी में नहीं था। तो वो सब भी जेएनयू से अपने आप को जोड़ के देखते थे, ठीक है? और वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है हमको 1000-1200 लोगों ने वोट दिया था, लेकिन गाली तो जो है पूरा जेएनयू खा रहा था। तो ये सबका योगदान है और सब अपनी-अपनी यात्रा में आगे बढ़े हैं। और एक बात और मुझको लेकर के इसी से जुड़ा हुआ बात जो अक्सर कहते हैं, आप बोलते नहीं, ये झूठ है। इसकी भी सफाई मैंने कभी नहीं दी। मैं तो बोलने की वजह से ही जेल गया। मुझे उस प्रोग्राम से क्या लेना-देना था? ना मैं उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र हूँ, ना उस प्रोग्राम का पार्टिसिपेंट हूँ, ना उस प्रोग्राम का जो है परमिटिंग अथॉरिटी हूँ। मैं जेल गया क्यों? मैं जेल इसलिए गया ना, क्योंकि वो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बिला वजह जो है आतंकवादी बोल रहे थे। और मैं आज भी यह बात कहता हूँ कि चलिए इनको तो हम जानते हैं, ठीक है। नहीं भी जानते ना, तब भी जो इनके साथ हुआ, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। दुनिया में कहीं कोई घटना हो जाए, किसी को जो है सच बोलने के चलते, न्याय की आवाज़ उठाने के चलते, गलत तरीके से मुकदमा करके जेल में डाल दिया जाएगा, तो आप नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे। ये मानव होने का ये बुनियादी शर्त है कि किसी और मानव पे अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो आप बोलें। लेकिन बात यही है कि जब मैं खुद को लेकर के छाती नहीं कूटता हूँ, तो मैं दूसरी बातों को लेकर के क्या बोलूँगा? और ये एक परसेप्शन बहुत तरीके से, ऐसा नहीं कि एक बार, कई बार तरीके से जो है यह बात फैलाने की कोशिश की गई। आपने जो है इसमें धर्म के एंगल से सवाल पूछा, इसमें जाति के एंगल से भी जो है आप तो बहुत विनम्र तरीके से बोले, ठीक है। कई तरीके से जो है लोगों ने इसको बोला और तो मैंने बताया। एक सवाल ये इसलिए पूछ लिया कि आपसे न जाने कितनी बार लोगों ने पूछा होगा, बहुत अलग-अलग लहजे में पूछा होगा, प्रोवोक करके पूछा होगा। मेरी वो कोई ऐसी भाषा नहीं है, बहुत आराम से चाहता हूँ। और मैंने जितने भी आपके इंटरव्यू देखे, अब तक आपने 1000 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए होंगे, 100 बार से ज़्यादा लोगों ने ये सवाल पूछा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपने बहुत बेहतर जवाब दिया है और बहुत स्पष्ट जवाब दिया है आज। ये मैं मानता हूँ। देखिए क्या है ना कि एक्चुअली हम इस सवाल का जवाब इसलिए कई बार नहीं देते थे कि मुझे लगता था कि इस जवाब में लोगों को ये लगेगा कि मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। मुझे सफाई देना पसंद नहीं है। सच के साथ आप अपनी ज़िंदगी जिए, सच में कोई लाग-लपेट नहीं होता है और सच को जो देखने वाले, रिसीव करने वाले लोग हैं, वो सच रिसीव कर लेते हैं। उनको बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कई बार जो है ना, इस बात को ऐसे रखा गया कि कई लोग उस वक़्त जो है जेल गए थे। कुछ लोगों के जीवन में बहुत अच्छा हो गया, कुछ लोगों के जीवन में जो है अच्छा नहीं हुआ। तो उसको मैं बार-बार कहता था कि ये बात सच है कि हम में से कुछ लोग जेल गए, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ़ हम कुछ लोगों की नहीं थी। ये लड़ाई उस पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी की पहचान की थी। अच्छा वो बताइए वो लोग जो जेएनयू से पास आउट हो चुके थे, उनको अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है गालियाँ पड़ रही थी। उनके अपने दफ़्तर में जो है लोग गाली दे रहे थे। अब आप ये देखिए ना कि पटियाला हाउस कोर्ट में कुछ पत्रकार पिट गए, क्योंकि वो जेएनयू के जैसे परिधान में दिख रहे थे।
तो बेसिकली जेएनयू को ना एक डेविल की तरह पेश किया गया। एक जो है सिंबोलिज्म किया गया, एक ऐसा सिंबल क्रिएट किया गया जिसके आधार पे नेशनल और एंटी नेशनल का डिबेट खड़ा किया जा सके। आज़ादी गैंग बोला गया, बाद में इनको लगा कि आज़ादी शब्द तो पॉजिटिव है, तो आज शुरू शुरू के जो है रिपोर्टिंग याद कीजिए, आज़ादी गैंग पहले बोलते थे, फिर आज़ादी गैंग बोलना बंद कर दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलना शुरू किया। टुकड़े टुकड़े गैंग पे सवाल पूछा, आरटीआई किया, तो होम मिनिस्ट्री ने जवाब दिया कि कोई ऐसा गैंग नहीं है। तो हमको लगा कि इस पे सफाई क्या देना है, इस पे तो डिफेंसिव होकर के बोलना है। फिर इनको लगा कि ये बात का तो जवाब है नहीं, तो इनके साथ जो और लोग हैं उनको आपस में कैसे लड़ाया जाए। फिर इसकी साजिश शुरू हुई। ये दिखाने लगे कि कुछ लोग देखो जो है उनका आज क्या है, जेल में है, कुछ लोग राजनीति छोड़ दिए और जो है कोई हीरो बन गया है। तो हमने कहा ये बड़ा गजब है, सारा काम किया भी इन लोगों ने, अब जो है जो परिणाम है उस परिणाम के लिए भी जो है दोषी बनाने के लिए तैयार हैं। तो इसका तो ये मतलब है ना कि बीजेपी से जो है हमने सेटिंग कर ली कि आप जो है मुझे जेल में डाल दीजिए, फिर छोड़ दीजिएगा, फिर हम आपके खिलाफ चुनाव लड़ लेंगे, फिर जो है कांग्रेस पार्टी शामिल हो जाएंगे। तो ये इस तरह से जो है चीज़ों को हल्के तरीके से रखते हैं। इस पे बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो उस वक्त के मौजूदा स्टूडेंट थे, पहले के स्टूडेंट थे, कर्मचारी थे, या किसी तरीके से आपका पहचान जेएनयू से जुड़ा हुआ था, सब लोगों का ये संघर्ष था। ये किसी का कम या किसी का ज़्यादा का सवाल नहीं है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा संघर्ष ज़्यादा था, ठीक है ना, इसलिए मेरा ज़्यादा हक है, ठीक है। बाकी का संघर्ष कोई संघर्ष नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ये जो आरोप और लगाते हैं कि आप बोलते नहीं हैं, तो मैं हमेशा से बोला हूँ और मैं तो ये कहता हूँ कि बोलने के चलते ही मैं जेल गया, अदरवाइज़ मुझे जेल जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, तो अभी मैं जो कुछ सवाल हैं जिसको मैं फटाफट पूछ लूँगा और आपने शॉर्ट और सटीक जवाब देने हैं उसके। इंडिया बनाम भारत या फिर इंडिया अर्थात भारत? नहीं, बनाम वाली बात तो गलत है। इंडिया अर्थात भारत या भारत अर्थात इंडिया, यही वाली बात है, क्योंकि ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल में लिखा हुआ है। एक है इंडिया जो इस देश का नाम है, एक है इंडिया जो उस आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म का नाम है। तो इसका कॉनोटेशन एक सा है, क्योंकि इसमें देश हित जो है वो निहित है, और जब हम देश की बात करते हैं तो हमारा देश का नाम दोनों है, भारत भी और इंडिया भी, इसमें कोई बनाम वाली बात नहीं है। तो बीजेपी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो संवैधानिक रूप से नाम बदल नहीं रही है। झूठ-मूठ का जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब नखड़ा कर रहा है और बार-बार इधर-उधर की बातें कर रहा है, टीवी डिबेट में आके बात कर रहा है। नहीं, बीजेपी ठीक कह रही है, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं ना कि विपक्षी पार्टी नखरा कर रही है, ये बस गलत है। ये पूरा का पूरा नखरा कह लीजिए इसको, साजिश कह लीजिए, चालाकी कह लीजिए, ये बीजेपी की ही है। चर्चा ही नहीं हो कि इस देश की मूल समस्या क्या है। अभी श्रीमती सोनिया जी ने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने यही ज़िक्र किया है कि बेशक आपको जो है स्पेशल सेशन बुलाने का हक है, बुलाइए, लेकिन देश के मुद्दों पे चर्चा कीजिए, सिंबोलिज़्म मत कीजिए, ठीक है? ये जो क्रेडिट खोरी का लत लग गया है ना इनको, उसके चलते ये सारा काम करते हैं। मैं सिंपल एक सवाल करता हूँ कि अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, ये मोदी जी का क्रेडिट है, तो चंद्रयान 2 जो अनसक्सेस हुआ था, वो किसका डिस्क्रेडिट है? एक सवाल। अगर जो टीकाकरण का सर्टिफिकेट उस पे मोदी जी का फ़ोटो है, तो डेथ सर्टिफिकेट पे किसका फ़ोटो होना चाहिए? अगर इस देश में कोई महिला खिलाड़ी मेडल जीतती है, तो मोदी जी के चलते जीतती है, तो किसी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, तो वो किसका डिस्क्रेडिट है? ये एक सच्चाई बस हम उनके सामने रखना चाहते हैं। ये करते क्या हैं कि एक एजेंडा से दूसरा एजेंडा, दूसरे एजेंडे से तीसरा एजेंडा, तीसरे एजेंडे से चौथा एजेंडा, ये 2014 से कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको गिना देता हूँ। 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, कहाँ बना है? हर किसी को जो है पक्का मकान मिलेगा 22 तक, कहाँ है? किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, हो गई। खाते में 15 लाख आएगा, आ गया। हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा होगी, हुआ क्या? ये सब कुछ जो है ना बोलते हैं, और फिर ये क्या कहते हैं कि इंडिया विदेशी नाम है, ठीक है? एक तो इनको मालूम ही नहीं है कि इंडिया का इतिहास क्या है। कहीं से भी ये विदेशी नहीं है। ये यहाँ की संस्कृति में ही पैदा हुआ नाम है, और यहाँ का के बखान को और वर्णन को करने के लिए ही ये नाम दिया गया है। तो इनको इतिहास नहीं मालूम है, और ये बड़े जो है दुःख की बात है कि प्रधानमंत्री इतिहास में फ़ेल हो गए थे। तो स्वाभाविक रूप से जो है इतिहास जो ठीक से पढ़े ही नहीं है, तो इतिहास के बारे में कोई अच्छी चीज़ तो करेंगे नहीं।
तो इतिहास में बार बार इसलिए जाते हैं कि वर्तमान का सवाल गुमराह हो जाए। वर्तमान का अभी सवाल क्या है? 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा महंगाई है और आए दिन महिलाओं के खिलाफ जो है देश में अपराध होते रहते हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है भाई साहब, मैं आपको बता दूं, भाजपा का एमएलए भी एक दिन प्रोटेस्ट करेगा कि शिक्षा सबके लिए होना चाहिए और सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में लोगों के करोड़ों रुपए खर्च होने वाले। धीरे धीरे शिक्षा जो है अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रहा है, मिडिल क्लास के, इतनी महंगी होती जा रही है। नर्सरी के स्कूल में ऐसे डोनेशन लग रहा है जैसे इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन लेने में डोनेशन लगता था। तो ये सिचुएशन बनता जा रहा है। अभी जो अदानी का नाम आया है तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। देश का नाम लेंगे और देश के नाम पे दोस्त का तिजोरी भरेंगे। तो इनका दोस्त का जो नाम आया है ना, ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इसकी बात नहीं हो, इसीलिए हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। सवाल वही है कि अदानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है, पता चल गया। अच्छा, ये केस जो है 2014 में हुआ था। 2014 में इनकी सरकार आई है। 2014 की शुरुआती दौर में ये केस हुआ। जो सेबी के डायरेक्टर थे, जिस चैनल को इन्होंने खरीदा, हालांकि खरीदना ये पत्रकार चाहते थे, पत्रकार बिका नहीं तो जो है चैनल खरीद लिया, तो उसके जो है डायरेक्टर बने हुए हैं वो। उस वक्त वो सेबी के डायरेक्टर थे जो जांच कर रहे थे, जो ने इनको क्लीन चिट दिया। देख रहे हैं रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो जांच कर रहे थे सेबी की तरफ से, वो अभी जो है इनकी चैनल के डायरेक्टर हैं। जब इनको जांच से जो है फ्री हैंड दे दिया गया तो करोड़ों रुपया ये यहाँ से भेज करके वापस जो है सेल कंपनी के माध्यम से मंगा लिए। और ये पैसे लग कहाँ रहे हैं? सिंपल हिसाब है, ठीक है। ये जो है ना ढोलक, ये कहते हैं तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, यही सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम पे बात नहीं हो, इसीलिए जो है बात को तरह तरह तरीके से वो घुमाते रहते हैं। हमको मालूम है कि कुछ नहीं करेंगे, ना ये 2 करोड़ नौकरी देंगे, ना 15 लाख खाते में आएगा। सीए एनआरसी पे कितना बहस हुआ, कहाँ है सीए एनआरसी? ये सिर्फ और सिर्फ जो है पोलराइजेशन करते हैं। कोई भी ऐसा एक मुद्दा उछालो जिसपे सोसाइटी में पोलराइजेशन हो जाए, डिनर टेबल जो है पोलराइज हो जाए, घर के लोग के जो है अलग अलग ओपिनियन हो जाए, घर में ही पक्ष और विपक्ष बन जाए। हर व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना राज्यसभा और लोकसभा में कन्वर्ट हो जाता है। सडनली जो है लोग उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर नया शगुफा जो है छोड़ दिया जाता है। तो यह जो फूट डालो राज करो की नीति है, इसको इस देश के आम लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तिजोरी की आप बात कर रहे हैं उसको भारत के राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनको जादूगर कहा जाता है, उन्होंने वहाँ पे जादू चलाया और करीब 65,000 करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान में किया गया। राजस्थान में अडानी ग्रीन एनर्जी ने 60,000 वो करोड़ का एक अलग किया। डेटा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए यही प्रॉब्लम है। ये तो कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ था, ये तो कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ था। कांग्रेस की सरकार भी दे रही है, ठीक। तो कांग्रेस की सरकार भी दे रही है, तो क्या कांग्रेस की सरकार भी वैसे ही दे रही है? सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, तो सरकार क्यों बदली? फिर कांग्रेस की ही सरकार रहती। मेरे पास एक और डेटा है भाई। मैं डेटा का जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए इस बात को समझिए कि ये जो जवाब में कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार में अदानी को टेंडर दिया गया, कांग्रेस की सरकार में अदानी को टेंडर दिया गया, तो अडानी इस देश में धंधा करते हैं तो उनको धंधा दिया गया है, ठीक है। धंधा करते हैं, उनको धंधा दिया गया है। क्या धंधा देने में चंदा लिया गया है? ये प्रश्न है। क्या चंदा लेने के बदले में धंधा दिया गया है? ये सब नहीं, उसका तो है डेटा, मैं डेटा दे देता हूँ। 162 करोड़ जो है वो जो है कांग्रेस का के पास है, 3,500 करोड़ बीजेपी के पास है, तो डेटा है साफ साफ। तो फिर आपने लिया ही क्यों? किससे? चंदा नहीं लिया है, चंदा नहीं लिया है। हमारा उद्देश्य जो है देश के पूंजीपतियों को मार के भगा देना नहीं है, उसका गला दबा देना नहीं है। हम अदानी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अदानी को जो है देश से भगा देंगे। हम अदानी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, मार्केट, कंपटीशन, ट्रेड, कॉमर्स, लेवल प्लेइंग फील्ड है ना। आप और हम जो है दोनों टेंडर अप्लाई किए कि ये कप का मेंटेनेंस हम करेंगे, हमको मिल गया, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को अपने हवाई जहाज में घुमाते हैं, आपको नहीं मिला। हम इस पे प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न जो है उसको क्या कर दिया गया है कि इक्वेट कर दिया गया है जबरदस्ती कि अदानी अगर बेईमान है तो क्या राजस्थान में उसको क्यों, तो क्या राजस्थान में उसको बेईमानी से काम मिल रहा है? ये सवाल है। अगर बेईमानी से काम नहीं मिल रहा है तो कहाँ बेईमानी से मिल रहा है? ये सवाल है। सवाल देखिए, इसको बहुत चालाकी से गुमराह कर दिया गया है, जैसे कांग्रेस जो है ना देश के सब पूंजीपतियों के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो तभी जो है अदानी को पकड़ करके जेल में डाल देते।
हम तो जो है कह तो रहे हैं जब कि अडानी ये कहते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि मेरा जो व्यवसाय है वो भारत के 22 राज्यों में फैला हुआ है बिल्कुल ठीक बात है, और सभी राज्यों में कांग्रेस बीजेपी की सरकार तो है नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो उन राज्यों में क्या मुझे ऐसे ही मिल जाता है कि मैं एक प्रोसेस के तहत ही जाता नहीं, हूँ? इसका जवाब तो प्रधानमंत्री दें ना, कि क्या अदानी ने अपना हवाई जहाज ऐसे ही दे दिया? अगर ऐसे ही दे दिया तो आपको भी एक दिन के लिए दे दे, हमको भी एक दिन ले चले। प्रश्न ये है कि आपका 22 राज्य में आपका 22 राज्य क्या 22 देश में आपका धंधा हो, भारत का पूंजीपति दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति बन जाए, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि भारत के पोर्ट और एयरपोर्ट गलत तरीके से उनको कैसे मिल रहे हैं, कैसे उनको टैक्स का लाभ पहुंचाया जा रहा है, मैं कैसे सेबी आपकी इस जांच बात करती को है। मान गया, जो हो रहा है गलत है, लेकिन जब मैं सवाल ये भी करता हूँ ना कि वही जो लोग, आप ये कहते हैं कि अब की जो लड़ाई है वो मोदानी वर्सेस अडानी वर्सेस मोदानी पे हो गई है ना, यही बात कहते हैं आप? नहीं नहीं, मोदानी तो एक ही है ना, मोदानी एक ही, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है। गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। तो जब आप ये कहते हैं कि उनको हटा देना है, ठीक है, हमें अंबानी के खिलाफ अडानी के खिलाफ करना है, राहुल गांधी हर मंच से राहुल इस गांधी चीज़ ये की नहीं बात कहते करते हैं, हैं। फिर आप देखिए यही गड़बड़ है। राहुल गांधी ये नहीं कहते हैं कि हम पूंजीपतियों को फांसी पे चढ़ा देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि गरीबों की सरकार होगी। जो वन साइडेड लाभ दिया जा रहा है पूंजीपतियों को, ये नहीं होगा। इसका लाभ जो है इस देश के मिडिल क्लास को भी दिया तो है। रोजगार भी तो मिल रहा है ना, अगर वो जाके इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में करते हैं, वहाँ के कोल खदानों में करीब 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं। मैं एक डेटा देता हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं कितना सुकून से सुनता हूँ, आप सुनिए। उसके बाद वो आंध्र प्रदेश में जाते हैं, 60,000 करोड़ का निवेश करते हैं, उड़ीसा में 5700 करोड़ का। आपकी सरकार बनती है कर्नाटका में, उसके उद्योग मंत्री MB पाटिल कहते हैं कि हाँ जी अडानी जी आइए और आके यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। अब जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी चीज़ है कि उस राज्य के लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ भी मिल रही हैं, और दूसरा आपके और मेरे राज्य के जो लोग हैं वो दौड़ के वहाँ पे जा रहे हैं। खराबी क्या है? अब मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अंबानी जी के एक दिन का जो इनकम है, उसे 75 लाख मनरेगा मजदूरों को पेमेंट किया जा सकता है। 75 लाख। आपने रोजगार की बात की है। दूसरा, कि जितना लाभ आप इन कॉरपोरेट को दे रहे हैं, जितना आप इनका टैक्स माफ कर रहे हैं, ठीक है, एक एक कॉरपोरेट को आपने जो कर्जा माफ किया है, एक कॉरपोरेट के बराबर जो पैसा है, आप इस देश के सारे किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। तीसरा, जिस तरह की सब्सिडी आप उनको देते हैं, अभी एक कंपनी लगी है ना मैक्रोन या कुछ नाम है गुजरात में, उसको जितनी सब्सिडी दी गई है, उतनी सब्सिडी का ना आधा जो है इस देश के सभी किसानों को मिला करके भी नहीं होता है। ये जो बेईमानी है ना, हम उस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं खिलाफ कि तो मैं भी हेयर कट के हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जायज़ भी होना चाहिए। नहीं, जायज की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें नाजायज कैसे है वो देखिए। एक रेलवे जो है वो अदानी से ज्यादा लोगों को रोजगार दी हुई है, एक रेलवे। तो रेलवे को बेच करके, वो भी औने पौने दाम पे, गलत तरीके से नियम में बदलाव करके, आप रेलवे को अदानी को हैंडओवर मत कीजिए। अगर आपका रोजगार का तर्क है, उनके पास पैसा है, राज्य में हमारी सरकार आई है, हम उनको आमंत्रित करेंगे कि आप फेयर तरीके से आइए और यहाँ पे जो है बिजनेस कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फेयर तरीके से, इसमें एक वर्ड है फेयर। और राहुल गांधी जो लाभ इस देश की डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है आम लोगों को पहुंचाना, उसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप कॉरपोरेट को सब्सिडी दे सकते हैं तो किसान को भी दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर MP MLA को पेंशन मिल सकता है तो कर्मचारियों को भी पेंशन दीजिए। वो कह रहे हैं कि कॉरपोरेट की सरकार मत बनाइए, हम दो हमारे दो की नीति खाने और खिलाने की मत चलाइए, गरीबों की सरकार बनाइए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए, मिनिमम वेज लागू कीजिए, जो बेरोजगारी भत्ता है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, महंगाई को कंट्रोल कीजिए, गैस सिलेंडर का दाम 1100 रुपया नहीं होना चाहिए, 500 रुपया से ज़्यादा उसको मत रखिए, सस्ते दरों पे जो है खाना उपलब्ध कराइए कि मनरेगा मजदूर भी जो है ना रोटी सब्जी भरपेट खा सके। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है पूंजीपतियों को कह रहे हैं इनको मार दीजिए, इनको भगा दीजिए, इनको फांसी पे चढ़ा दीजिए। गलत तरीके से जो ये नेक्सस है, इस नेक्सस को बंद कीजिए। देश की संपत्ति को अपने दोस्त को हैंडओवर मत कीजिए। वो फेयर तरीके से आए और जो है जो अपना जो है बिजनेस करें, मुनाफा कमाएं, कोई दिक्कत नहीं। मुनाफा कमवाने के लिए जो कानूनी व्यवस्था है
उसका जो है छेड़छाड़ मत कीजिए और उनको एक्स्ट्रा लाभ मत दीजिए, क्योंकि जो है वो आपको एक्स्ट्रा लाभ देते हैं, अपने हवाई जहाज में बिठा के आपको घुमाते हैं। ये सवाल है। तो अभी जो राहुल गांधी जी जितने भी सफ़र कर रहे हैं, जो जहाज़ से चल रहे हैं, क्या उसके लिए भी कोई ऑफ़र आया है बाहर से या फिर नहीं? नहीं, नहीं, जहाज़ के लिए? वो अदानी के जहाज में तो नहीं चल रहे हैं। जिस जहाज में आप और हम चलते हैं उसी में चल रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता दूँ, आपको जानना चाहिए, हमारी पार्टी की तरफ से ये स्पेशल रूल है कि हर लीडर को इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना है। कुछ चीज़ें जो है ना फैला दी जाती हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग जो है बिना रिसर्च के जो है उसको मान लेते हैं। मेरे बारे में भी आप कह सकते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ तो अरबपति हूँ। लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे तो मेरा आईटीआर देख सकते हैं ना। मेरा घर कैसा है, मैं रहता कहाँ हूँ, कौन लोग हैं हमारे, हर चीज़ को ढूँढा जा सकता है ना। और सवाल यही है कि ईडी और सीबीआई भी तो है ना आपके पास। ईडी और सीबीआई क्या कर रही है? ईडी और सीबीआई जो है, आप हमारे घर पे भेजेंगे, हमारे नेताओं के घर पे भेजेंगे, हर दूसरे ठीक है दिन ना? तो रेड होता ही है। हाँ, वही कह रहे हैं, भेजेंगे और वही नेता जिस दिन बीजेपी में शामिल हो जाएगी तो ये उसका गूगल मैप काम करना बंद कर देता है ईडी का, रास्ता ही नहीं खोज पाता है। तो ये जो हो रहा है इसको देखिए और हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है, उसको बस गोल-गोल घुमाया जाता है। ठीक बात है, अदानी और अंबानी जो है वो बिज़नेस करना कांग्रेस के वक़्त में ही शुरू किए, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड था ना, ऐसा तो नहीं था ना, जैसा आज हो रहा है कि एक पूंजीपति इस देश के प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख देता है। ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं महाराष्ट्र जाके वापस 2-3 सवाल हैं जिसको कंप्लीट करना है। महाराष्ट्र में ये जो अभी एकनाथ शिंदे चले गए, मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद अजीत पवार भी चले गए, उनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का जो कहा जा रहा है कि घोटाले का आरोप है, वहाँ जाके वो ठीक है वॉशिंग मशीन में गए, साफ़ सुथरे हो गए, अब उनके ऊपर पता नहीं क्या कार्रवाई हो रही है, मुझे अब तक कुछ खास अपडेट तो है नहीं। नाम हटा दिया गया है चार्जशीट से। हाँ, पर कल के डेट में अगर वो लौट जाते हैं कांग्रेस में, आप उनको कैसे देखेंगे? देखिए यही ये बात भी बीजेपी ही बोलती है। बीजेपी का पार्लियामेंट सेशन पिछला देखिए, उसके जो नेता भाषण दे रहे हैं, वो सारे केस के बारे में बोले हैं कि ये सारा केस जो है कांग्रेस के टाइम पे हुई है। तो सवाल ही खत्म हो गया। जब सारे केस जो है कांग्रेस के टाइम पे ही दर्ज किए गए, मतलब ये सवाल ही खत्म हो गया कि कोई अगर गलत करेगा, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कानून सम्मत कार्रवाई हो, कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं हो, सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो, ये एक आदर्श स्थिति बने। ये आदर्श स्थिति को जो है हम अपने लोकतंत्र में पुनर्स्थापित कर सकें। ये इसी देश में हुआ ना कि जब रेल दुर्घटना हुई, तो रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। ये इसी देश में हुआ ना। तो जो जिस भी तरह की बात हम कर रहे हैं, तो उसके तो उदाहरण हमारे लोकतंत्र के इतिहास में मौजूद है। क्या अपने ही चीफ मिनिस्टर को नहीं हटाया गया? क्या अपने ही मंत्रियों को नहीं बर्खास्त किया गया? भरा पड़ा है इतिहास, ठीक है। कानून अपना काम निष्पक्ष तरीके से करे, कानून का राज हो और जो भी कानून का उल्लंघन करे, कानून उस पे कार्रवाई करे। यह जो राजनीति का दुरुपयोग है, सत्ता का जो दुरुपयोग है, उसी पे तो सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल मैं पूछ लेता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर लागू होना चाहिए तो क्यों लागू होना चाहिए और नहीं लागू हो तो क्यों ना हो? देखिए, हम चाहते हैं कि जैसे गरीब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना, पहले तो इस देश का सब गरीब उत वैसा ही हो जाए। सबके पास साढ़े 8,000 करोड़ का चढ़ने के लिए हवाई जहाज़ हो, 15 करोड़ का कार हो, 2.5 लाख का पेन हो, 5 लाख का चश्मा हो, 10 लाख का सूट हो। ये होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये नहीं हो रहा है ना, इसीलिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो क्या होता, ये होते रहता है। सरकार को अगर कोई रिफ़ॉर्म करना है, तो सरकार कॉन्क्रीट तरीके से उस रिफ़ॉर्म को कर सकती है। उसके हाथ में जो है ये पावर है, जनता ने उसको मैंडेट दे दिया है। तो ये जो ड्रामा होता है ना, बस ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले नाम बदला था, मतलब काफ़ी साल हो गए, इलाहाबाद से प्रयागराज 300 करोड़ रुपए समथिंग उसके खर्च आए थे। उसके बाद एक और जगह का नाम बदला था, मुझे अभी तुरंत में नाम याद नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें भी पैसे खर्च होते हैं और बहुत पैसा व्यापक खर्च होता है, मानते हैं ना आप? नहीं, ब प्रश्न तो पूछे ना। जुड़ाव मैं इसका लेके इसी वन नेशन वन इलेक्शन पे चलता हूँ कि अगर एक साथ हो जाए तो काफ़ी पैसा तो बचेगा। नहीं तो फिर सिर्फ़ लोकसभा और विधानसभा क्यों? पंचायत का भी साथ में करा लीजिए, सारे क्लब का भी चुनाव करा लीजिए, सारे डिपार्टमेंट का इलेक्शन हो जाए। भारत में पहले ये हुआ भी है। हाँ, हाँ, भारत में पहले हुआ, जब चुनाव शुरू हुआ था, पहली बार चुनाव हो रहा था।
तब ये हुआ। अगर इसकी फिजिबिलिटी है, सरकार तो ज़्यादा ज्ञानी है ना, सरकार के पास देखिए युग पुरुष है ना मोदी जी, तो उनको तो ज़्यादा ज्ञान है, हम लोग तो जो है तुच्छ प्राणी हैं उनके सामने। तो ज्ञानी आत्मा क्या कह रही है, ज्ञानी आत्मा की सुन लेते हैं, ज्ञानी आत्मा इसको कर करके दिखा देगी, जैसे बाकी चीज़ों को उन्होंने कर दिया है। स्मार्ट सिटी बन गया है, अब हम लोग स्मार्ट सिटी में ही तो रहते हैं। जिधर भी आप भारत में स्मार्ट सिटी जो बना है ना, किधर भी उत्तर दक्षिण दसों दिशा में पाँव बढ़ाइएगा, स्मार्ट सिटी में ही आपका पाँव पहुँचेगा। इतनी स्मार्ट सिटी बन गई है। इसको कहते हैं गोल पोस्ट चेंज करना, इसको कहते हैं एजेंडा बदलना, इसको कहते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट करना, क्योंकि करना कुछ नहीं है, प्रचार करना है। ये मुख्य रूप से चुनाव जीवी हैं, और चुनाव का मुद्दा जो है ना, देश का मुद्दा ना हो, आम लोगों के सवाल नहीं हो कि भाई इतनी बेरोजगारी क्यों है इतनी महंगाई। टमाटर जो नाम का खाने में पड़ता है, वो भी जो 200 रुपए किलो बिक रहा है। कभी नींबू जो है वो पसीने छुड़ाना शुरू कर देता है लोगों का, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी स्कूल की फीस, कभी अस्पताल, कभी दवाइयाँ। और टैक्स का तो सिस्टम मज़ेदार है। कॉर्पोरेट को सारे टैक्स माफ़ हैं, और हमको गाड़ी खरीदेंगे तब भी रोड टैक्स लीजिएगा, और जिस भी दिशा में निकलेंगे तो टोल टैक्स लीजिएगा। मतलब अपराध हो गया है ना इंसान होना, उसकी कीमत चुकाइए। ठीक है, कार आपने खरीद लिया, ये अपराध हो गया है, तो आप कीमत चुकाइए, हर 5 किलोमीटर पे कीमत चुकाइए। तो टैक्स जो हम दे दिए हैं रोड टैक्स, तो टोल टैक्स क्यों दें? तो अगर टोल टैक्स ही देना है तो रोड टैक्स बंद कर दो। ये क्या हो रहा है कि आप मिडिल क्लास से, आम लोगों से मतलब सिरिंज लगा करके खून निचोड़ रहे हैं, और वो उसके सारे विटामिन जो है ना अपने दोस्त को पहुंचा रहे हैं। ये बेईमानी चल रही है। खर्चा की इतनी चिंता है, क्या जरूरी था 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने का? क्या जरूरी है 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनाने का? क्या जरूरी है? खर्चा काटने के नाम पे ही ना आपने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दिया कि कर्मचारियों को पेंशन नहीं देंगे, खर्चा बहुत होता है। अपना पेंशन क्यों नहीं बंद किया एमपी अग्निवीर लोग? स्कीम भी इसी के तहत है। हाँ, तो एमपी लोग अपना पेंशन क्यों नहीं बंद किया? क्यों नहीं जो है वो तंबू में रहना शुरू कर देता है? क्या जरूरी है उसको लुटियंस में जो है बड़ा बड़ा कोठी देने का? क्या जरूरी है सारे जो है पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जो है घर देने का? भले वो भी एयरबीएनबी में जाकर के रहेगा, क्या दिक्कत है? खर्चा ही बचाना है ना, क्यों इतना तामझाम करना है सुरक्षा का? खर्चा बचाना है, हैं? ये बेईमानी भी कोई चीज होती है, वो बेईमानी को हम लोगों को देखना चाहिए। खर्चा बचाने के लिए कर रहे हैं, बड़ा इनको खर्चा की चिंता हो रही है, तो खर्चा कटौती करें ना, अपने अपने खर्चे पे कटौती करना शुरू करे सरकार। देश को जो कुछ देना है, करना है, तो आपको खर्चे की याद आ रही है। तो सिर्फ जो है लोकसभा, विधानसभा क्यों? आखिरी तीन पंचायत का सवाल चुनाव भी साथ में ही करा दें। आखिरी 3 सवाल। मैं कल गूगल गया, गूगल पे जाके मैंने सर्च किया कन्हैया कुमार, सिर्फ कन्हैया कुमार, आगे कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं। नीचे आया पहली हेडलाइन में खबर, कई सारे मीडिया चैनल की हेडलाइन में था कि कन्हैया कुमार लड़ सकते हैं दिल्ली के किसी लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव, कांग्रेस लड़वा सकती है। कौन सी वो सीट है, आप ये पहले रिवील कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चल जाए। देखिए, आप पत्रकार हैं, और हम आपको पत्रकारिता तो नहीं सिखा सकते हैं ना, हम माली को फूल लगाना थोड़ी सिखाएंगे। तो आप जानते हैं कि इस तरह की खबरें क्यों लगती हैं, उसके पीछे का क्या गणित है, उसके पीछे का क्या विज्ञान है। ठीक है, ऐसी कोई बात जो है नहीं। ये ज़रूर है कि हम जब राजनीति के कर्म में हैं, तो चुनाव लड़ना है, लोकतंत्र के समर्थक हैं। बिहार छोड़ देंगे अगर ऐसा कोई मौका आया तो? नहीं, नहीं, ये फैसला एक व्यक्ति का नहीं होता है राजनीति में। जैसे मैं आपको पत्रकारिता नहीं सिखाता। जानता हूँ पार्टी का होता है, पार्टी का फैसला होता है, और हम लोग पार्टी के वर्कर। लेकिन अगर एक पार्टी में मेरी पसंद क्या है वो तो मायने रखती है ना थोड़ा बहुत। देखिए, पसंद से ज़्यादा कई बार राजनीति में फैसले इस आधार पे लिए जाते हैं कि ज़रूरी क्या है, इस पे फैसले लिए जाते हैं। और बिहार कैसे हमसे छूटेगा? वंश बिहारी ऑलवेज अ बिहारी, कैसे जो है बिहार हमसे छूटेगा? धार्मिक कट्टरता पे कुछ बोलिए, क्या आपको लगता है अभी वर्तमान में भारत में कैसी स्थिति है? देखिए, कट्टरता होती है, और ये किसी भी आधार पे हो सकती है। धर्म के आधार पे भी हो सकती है, जाति के आधार पे भी हो सकती है, ये क्षेत्र, भाषा, बोली, संस्कृति के आधार पर भी हो सकती है। कट्टरता जो है किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। और ये जो कट्टरता है ना, एक टाइप का नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इस धर्म में कट्टरता है और उस धर्म में नहीं है। ये कहीं भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। एज ए होमो सेपियंस, एज ए ह्यूमन, एज मनुष्य,
मानव, कट्टरता हमारी प्रगति में बाधक होता है। ये क्या करता है? नफ़रत पैदा करता है, इंसान की शक्ति को विभाजित करता है, उसको कमज़ोर करता है और एकता में बल होता है, मोहब्बत में शक्ति होती है। तो कट्टरता को छोड़ करके, नफ़रत को छोड़ करके हम लोग मोहब्बत के रास्ते इस पे बार चलें। आप लोग की मोहब्बत की दुकान खुलेगी? अ, मोहब्बत की दुकान जो है खुलेगी, नहीं खुलेगी, इसका फ़ैसला देखिए हम यहाँ बैठ के तो नहीं कर सकते हैं। ये तो मोहब्बत को पसंद करने वाले जो लोग हैं, उनके लोकतांत्रिक फ़ैसले पे कितना निर्भर भरोसा है करता है। आपको कि भारत के जो भरोसा लोग है, हैं वो भरोसा मोहब्बत है। पसंद वाले हैं? भारत मोहब्बत पसंद है। भारत में की जो आत्मा है ना, जो संस्कृति है, उसमें एकता निहित है, प्रेम निहित है, बंधुत्व निहित है। तो उसमें ना नफ़रत के आधार पे जो भी चीज़ें हैं ना, वो चलेगी नहीं। हुँ। और कुछ समय के लिए होता है, 4 दिन की चाँदनी। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी पंजाब में, जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये कहते हैं कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डाल रही है आम आदमी पार्टी, और आप आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए क्योंकि जब आपके लोग ही पसंद नहीं कर रहे हैं एक पूरे राज्य में, ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि देखिए गठबंधन इंडिया बहुत अलायंस मजबूती को से जब आप चलेगा? देखेंगे ना, तो ऐसी स्थिति कई जगह पे उत्पन्न होगी हुँ, और इतिहास में भी हुई है, हुँ, पहले भी हुई है। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी, तो वामपंथी पार्टियाँ अलग चुनाव लड़ी थी। केरल में जो है अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन बाद में जो है समर्थन किया था और यूपीए 1 की सरकार बनी थी। हमारा देश बहुत बड़ा है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह की राजनीतिक स्थिति होती है। नेशनल स्तर पे एक इंडिया अलायंस बन रहा है और जिसका इस बार का भी रेज़ोल्यूशन अगर आप मुंबई के रेज़ोल्यूशन को भी देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि हम कोशिश करें कि ज़्यादातर जगहों पे आमने-सामने की लड़ाई हो, कोशिश करें। कई जगह हो सकता है कि ये कोशिश सफल हो, कई जगह हो सकता है कि कोशिश असफल हो। ये तो आने वाले समय में इन चीज़ों पे स्पष्टीकरण होगा। फिलहाल जो है कई राज्यों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं। ठीक है। एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मुझे लगता है कि आपसे बेहतर शायद कोई नहीं दे पाए। मैंने ये सवाल और भी नेताओं से पूछा है, इसके बाद सवाल नहीं है। तो मुझे लगा कि एक बार मैं आपसे ये पूछता हूँ और शायद मैं संतुष्ट हो जाऊँ। गांधी और भगत सिंह की बात हमारी राजनीति में तमाम लोग कर रहे हैं। ख़ासकर अब विपक्ष की पार्टियां तो बहुत मजबूती के साथ इसकी बात कर रही हैं। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, एक-एक पार्टी गिनाने का समय नहीं है। लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलने वाले जो बात है, वो कोई नहीं कर रहा है। जैसे मणिपुर की ही घटना हुई तो संसद में गए, आपने पेपर उछाला, आपने कुछ और किया और आप सस्पेंड होके बाहर आ गए। विपक्ष के लोगों ने जब इतनी बर्बरता वहाँ पे हो रही है, लगातार 3 महीने से हो रही है, चौथा महीना चल रहा है, आज भी लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपने कभी सोचा कि हम भी कोई सत्याग्रह टाइप का कुछ कर लें, एक आंदोलन कर लें जहाँ पे सारे विपक्ष के लोग बैठ जाएं, वहाँ पे लोग इकट्ठे हों, बड़े पैमाने का एक आंदोलन हो, शांति तरीके से भी हो सकता है, देश दुनिया की नज़र उस पर पड़ सकती है, पर इस तरह की चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। जस्ट टीवी डिबेट में जाएंगे, अपनी अपनी बात कही, लोकसभा में राज्यसभा में गए, अपने पेपर उछाला, सस्पेंड होकर बाहर आ गए। क्या ये जायज़ है? देखिए राजनीति में जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक है। मैं इस मत का व्यक्ति नहीं हूँ। और आपने कहा कि गांधी और भगत सिंह, जिस दिन मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जॉइन कर रहा था, उस हमने एक बात कही थी। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में इस देश को गांधी की एकता, अंबेडकर जी की समानता और भगत सिंह की वीरता की ज़रूरत है। मतलब ब्रेवरी जो है, करेज जो है हमको भगत सिंह से लेना चाहिए। आइडिया ऑफ इक्वालिटी जो है डॉक्टर बाबा साहब से और आइडिया ऑफ यूनिटी जो है वो गांधी से लेना चाहिए। पक्ष और विपक्ष के बीच में लड़ाई होती है, ये ठीक बात है। लेकिन ये लड़ाई हमेशा जो है देश को एकजुट रखने के लिए होना चाहिए। ये लड़ाई हमेशा इस देश से गरीबी के उन्मूलन के लिए होना चाहिए। ये लड़ाई हमेशा जो है न्याय को समाप्त करके जो आज अन्याय की व्यवस्था स्थापित की जा रही है, उस अन्याय के खिलाफ होना चाहिए। ये सकारात्मक राजनीति की दरकार है, ज़रूरत है। तभी हम देश को भी आगे ले जा सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य जो है उनके हाथ में सौंप सकते हैं। पॉलिटिकल मेथड्स जो हैं आज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इनसफिशिएंट है। आज मैं तो बार-बार कहता हूँ कि देश फिर से वहाँ जाकर के खड़ा हो गया है ना, कि हम सब नौजवानों को अपने बीच में से भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी, नेहरू
सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा, उनकी जो लेगेसी और उनके विचारों का जो निचोड़ है ना, उसको अपने व्यवहार में लेकर के आना पड़ेगा। क्योंकि 70 साल का जो डेमोक्रेसी का इतिहास है, उस इतिहास को हमको अगर और आगे लेके जाना है और स्वर्णिम बनाना है, तो एक सकारात्मक योगदान करना पड़ेगा। और ध्रुवीकरण, चिल्लाना, चीखना, एक दूसरे के प्रति नफ़रत के भाव, एक दूसरे के प्रति जो है कटुता, इसको कम करना चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है। कुछ प्रयास हो भी रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हुआ है और मैं भी उसमें एक भारत यात्री था। हम उस पूरे यात्रा में एक चौड़ उसका एक एक वेव था, एक मोमेंटम था। और इसका एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि बीजेपी के लोग भी आते थे, किनारे में खड़े होकर के देखते थे, अभिवादन करते थे। कई बार कि बिल्कुल पास नहीं आते थे तो दूर से जो है अपने ऑफ़िस के ऊपर खड़े होकर के देखते थे और हमारी तरफ से उनको अभिवादन ही होता था। क्योंकि हम समाज में अगर एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं ना, तो एक-दूसरे से नफ़रत करके ये काम नहीं कर पाएँगे। ये हमारे समय की ज़रूरत है कि हम अहिंसा को अपनाएँ, हम जो है शांति के राह पे जाएँ। लेकिन शांति जो है ना, उसकी एक ना बुनियादी शर्त होती है। और असमानता को प्रोटेक्ट करके जो है ना, पीस नहीं एस्टेब्लिश हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर बहुत-बहुत धन्यवाद कन्हैया, आप आए, हमने समय दिया और आपका आज बहुत समय लग गया, उसके लिए माफ़ी और बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी एक मीटिंग है, तो थैंक यू, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।